नमस्कार, प्रणाम। फुलवारी के इस रजत जयंती उत्सव में उपस्थित समस्त विद्वत जन को मेरा सादर प्रणाम। आज आप सबका स्वागत करते हुए मुझे बहुत प्रसन्नता हो रही है। फुलवारी का साहित्यिक आंदोलन 11 फरवरी 2023 को शुरू हुआ था आदरणीय सुधा रानी जी की विजयिनी के साथ। आज वो विजय रथ 25वें पड़ाव पर पहुंच गया है। विगत 24 सत्रों में 24 पुस्तकों पर गहन चर्चा हुई। 24 विद्वान मित्रों ने 24 साहित्यकारों से सार्थक संवाद किया। आप सब अवगत ही हैं कि सभी चर्चा सत्रों के विस्तृत वीडियोस यूट्यूब पर उत्तराखंड हेरिटेज मीडिया पर फुलवारी में चर्चा नाम से अपलोडेड हैं। वीडियोग्राफी के लिए डॉक्टर कंचन नेगी और आपकी टीम जो यहाँ आपके सामने उपस्थित है, आपका हृदय से आभार है। आज मैं आपको एक और शुभ समाचार देना चाहती हूँ। सभी सत्रों के लिखित अभिलेखीकरण का कार्य भी गतिमान है, जो हमारे युवा लेखक आदरणीय सचिन चौहान जी द्वारा प्रारंभ किया गया है। फुलवारी के विगत 24 सत्रों में उपन्यास, नाटक, कविता, लघु कथाएं, निबंध, संस्मरण, जीवनी इत्यादि लगभग प्रत्येक साहित्यिक विधा पर लेखकों से चर्चा हो चुकी है। आज रजत जयंती के सारस्वत कार्यक्रम में प्रथम बार साहित्यिक पत्रिका पर चर्चा होगी। लेखक के स्थान पर हमारे आज के नायक नवोदित प्रवाह पत्रिका के सम्मानित संपादक आदरणीय रजनीश त्रिवेदी जी से संवाद होगा। अतः चर्चा के प्रारूप में थोड़ा सा संशोधन है। सर्वप्रथम लोक संस्कृति विशेषांक में जिन लेखकों ने योगदान दिया है, वे सभी सम्मानित मित्र अपने लेख के विषय में 3 मिनट का वक्तव्य प्रस्तुत करेंगे। आप सबसे विनम्र विशेष अनुरोध है, कृपया 3 मिनट की समय सीमा के अंतर्गत ही अपनी बात रखेंगे। कृपया संबोधन ना करें। हमारा उद्देश्य है कि आज के उत्सव में सभी वक्ताओं को बोलने का अवसर मिले। 3 मिनट पूर्ण होने पर स्मरण करने के लिए प्रतिध्वनि होगी। उसके लिए आप सब मुझे क्षमा करेंगे। लक्ष्य है कि लगभग 35 मिनट में चर्चा का यह सत्र पूर्ण हो जाए। संबोधन ना करें, विषय पे आ जाएंगे और लगभग 35 मिनट में चर्चा का यह सत्र पूर्ण हो जाएगा। तदुपरांत संपादक से संवाद हेतु वार्ताकार चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। अब मैं आज के नायक आदरणीय रजनीश त्रिवेदी जी को सादर आमंत्रित करती हूँ। कृपया स्थान ग्रहण करें। आदरणीय अनिल जी पुष्पगुच्छ से स्वागत करेंगे आपका। जय हो, आपकी जय हो। स्वागत है आपका। बीच में बच्चे हैं, आप सब इनसे भली भांति परिचित हैं, फिर भी मेरा दायित्व है कि आपके समक्ष उनका संक्षिप्त परिचय रखूं। आप हिंदी साहित्य और पत्रकारिता में स्नातकोत्तर हैं। आप ओएनजीसी में कॉरपोरेट कम्युनिकेशन में महाप्रबंधक थे। सेवा से पूर्व आप पंजाब केसरी, दिल्ली प्रभात खबर, मिलाप संदेश, दैनिक जागरण, दैनिक प्रभात में लंबे समय तक प्रतिनिधि रहे। आपकी पहली बाल कविता नवभारत टाइम्स में प्रकाशित हुई थी। आप 2021 से साप्ताहिक पत्रिका नवोदित प्रवाह का कुशल संपादन कर रहे हैं। आकाशवाणी पर आपकी वार्ताओं का नियमित प्रसारण होता है। आपको बहुत सारे सम्मान प्राप्त हुए हैं, जिनमें गणेश शंकर विद्यार्थी पत्रकारिता सम्मान, साहित्य मंडल श्रीनाथ द्वारा का संपादक रत्न, श्री राम किंकर भारत भूषण सम्मान, कादम्बरी जबलपुर का क्रांतिवीर पंडित विद्यासागर शर्मा सम्मान। आपके पिताजी बहुत ही सम्मानित कवि और साहित्यकार स्वर्गीय डॉक्टर गिरजा शंकर त्रिवेदी जी से हम सब परिचित हैं। रजनीश जी ने पिताजी की 2 पंक्तियों को अपने परिचय में जोड़ा है, जो मैं आपके साथ साझा करना चाहती हूँ। मैं सिर्फ मनुज हूँ, दुर्बलताओं का प्रतीक, देवता खोजने हो तो जाओ और कहीं। बहुत सुंदर शब्द हैं। आपका पुनः हार्दिक अभिनंदन। अब आज के जो संवाद होगा संपादक से, उसमें हमारे साथ 2 डिस्कशंस रहेंगे। तो मैं प्रथम डिस्कसेंट आदरणीय डॉक्टर सुधा रानी मैम से अनुरोध करूंगी कि आइए और
अनिल जी उनको पुष्पगुच्छ भेंट करेंगे। आप नवोदित प्रवाह की परामर्श संपादक भी हैं। बहुत बहुत स्वागत और अभिनंदन आपका। परिचय दूंगी, यद्यपि आप सभी उनसे भली भांति परिचित हैं। आप सहृदय, विदुषी, सफल शिक्षक, प्रशासक, साहित्यकार हैं। आप हर क्षेत्र में सर्वश्रेष्ठ रही हैं। लोक सेवा आयोग में प्रथम महिला सदस्य, संस्कृत विश्वविद्यालय में प्रथम महिला कुलपति, गढ़वाल विश्वविद्यालय की कार्यवाहक कुलपति। आपको असंख्य सम्मान मिले हैं, जिनमें दून रत्न सम्मान, उत्तराखंड रत्न सम्मान, उत्कर्ष शिक्षा सम्मान, दिल्ली संस्कृत अकादमी सम्मान, हिंदी साहित्य समिति सम्मान, विदुषी विद्योत्तमा स्त्री शक्ति सम्मान इत्यादि। आपकी विजयिनी से फुलवारी की चर्चा शुरू हुई थी और आपकी दूसरी पुस्तक अमृत की ओर पर भी फुलवारी में चर्चा हुई। आप वास्तव में महिला सशक्तिकरण के सर्वोच्च शिखर पर विराजमान हैं। माता सरस्वती के आशीर्वाद से आप सबको प्रेरित करती हैं। आपका बहुत बहुत स्वागत, अभिनंदन। अब मैं आपके जो दूसरे डिस्कसेंट हैं आज हमारे साथ, मैं उनको सादर आमंत्रित करती हूँ। आदरणीय प्रोफेसर राम विनय सिंह, आप भी आइए। मैं अनिल जी से अनुरोध करूंगी पुष्पगुच्छ भेंट कर स्वागत करें। जय हो आपकी। आदरणीय प्रोफेसर राम विनय जी भी प्रारंभ से फुलवारी में चर्चा से जुड़े हुए हैं। आपकी जन्मभूमि बिहार और आपने एमए संस्कृत और पीएचडी बीएचयू से किया। कर्मभूमि उत्तराखंड है। आप देहरादून के डीएवी पीजी कॉलेज में संस्कृत के प्रोफेसर हैं। आपकी 6 मौलिक कृतियां प्रकाशित हुई हैं, जिनमें से स्वरंभरा पर फुलवारी में सुंदर चर्चा हुई थी। आपकी बहुत सारी अप्रकाशित मौलिक कृतियां, अनूदित ग्रंथ, संपादित ग्रंथ हैं, संपादित पत्रिकाएं भी हैं। आप कई सामाजिक संगठनिक संस्थाओं में सक्रिय हैं। असंख्य सम्मान और पुरस्कारों से अलंकृत हैं। मैं सब सम्मानों का नाम नहीं ले रही हूँ, समय की सीमा है। आपका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन है। और अब मैं आदरणीय अनिल जी से अनुरोध करूँगी कि आप भी अपना स्थान ग्रहण करें। और आज क्योंकि हम लोगों ने जैसा आपको शुरू में बताया था कि आज के प्रारूप में थोड़ा संशोधन है, तो आज जो नवोदित प्रवाह में जिन लेखकों ने अपना कंट्रीब्यूशन किया है, उनसे हम लोग अनुरोध करेंगे कि वो लोग सभी सम्मानित मित्र अपने लेख के विषय में 3 मिनट का वक्तव्य प्रस्तुत करेंगे। आप सबसे विनम्र अनुरोध है, कृपया 3 मिनट में ही अपनी बात पूरी करेंगे। तो हम लोगों ने जो इसमें क्रम रखा है वो हिंदी वर्णमाला के अनुसार आप लोगों को बुलाने का क्रम रखा है। तो हिंदी वर्णमाला के हिसाब से जो आपका नाम का प्रथम अक्षर है, उसके हिसाब से हम लोग एक एक करके आपको बुलाएंगे। तो उसमें सर्वप्रथम हमारे सामने हैं कुलबीर चन्नी जी। आपसे अनुरोध है कि यहाँ आएँ और अपनी 3 मिनट में अपनी बात रखें। कुलबीर चन्नी जी अभी गौरव। सभागार में आए सभी आदरणीय साहित्यकारों, कवियों व श्रोतागणों को मेरा प्रणाम। आज इस सभा में मुझे पंजाबी लोक संगीत के बारे में अपने कुछ विचार रखने को कहा गया है। पंजाबी लोक संगीत मिट्टी की सांस है, जो खेतों की हरियाली, वैरियों की तड़प और उत्सवों की थाप से रचा गया। ढोल, तुम्बी, सारंगी और चिमटे की धुनें मेहनतकश किसानों की उद्ग्रीव भावना जगाती है। मेरी स्मृतियाँ पंजाबी वातावरण में जन्मी। मैंने बचपन से परिवार में ये लोकगीत सुने। काला डोरिया कुंडे नल अड़ी ओए, चन किथा गुजारी ओई रात ओए, माही जैसी धुनें लोरियाँ से लेकर विवाह तक गूंजती रही। ये मेरे लिए सजीव स्मृतियाँ हैं। लोक संगीत की आत्मा, यह संगीत जन्मों से संस्कारों तक बहता है। काला डोरिया गीत में सुंदर कौर और प्रकाश कौर जी की आवाज़ प्रेम की आकांक्षा को चित्रित करती है। काली साड़ी पहने प्रिया नदी के किनारे प्रियतम का इंतजार करती है।
जहाँ वियोग की पीड़ा सरल बोलियों में उभरती है। सरदार पूरन सिंह अमृता प्रीतम ने पंजाबी लोकगीतों को नई ऊंचाइयों तक पहुंचाया। क्लासिकल गायिका के नाते मैं देखती हूँ इनकी तालें रूपक, दादरा, राग भैरवी से प्रेरित होकर मुक्त भाव से बहती हैं। चरखा मेरा रंग ला विच सोनिदियां मेखा इंद्रजीत हसनपुरी द्वारा रचित बैसाखी की खुशी में प्रिय की स्मृति चित्रित करता है। मशहूर गायिका चित्रा सिंह जी ने इसे बखूबी गाया। नवोदित प्रवाह पत्रिका में मेरी प्रस्तुति इसी विरासत को शास्त्रीय स्पर्श देती है। यह संगीत जड़ों से जुड़ता है। मुझे नवोदित प्रवाह में जोड़ने वाले रजनीश द्विवेदी जी, जो मेरे सहपाठी हैं, सुनील जी, हमारी सम्मानीय श्रीमती सुधा रानी पांडे जी, मुझे यह अवसर देने का बहुत बहुत धन्यवाद। आदरणीय अनिल रतूड़ी जी, श्रीमती राधा रतूड़ी जी, श्री राम विनय सिंह जी व अन्य महानुभावों को बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर, अति सुंदर, बहुत संक्षिप्त, बहुत चंद्रशेखर तिवारी जी आपसे अनुरोध है। इस नवोदित प्रभाव में जो मेरा इसमें आलेख है वो इसमें था कुमाऊं अंचल में पारंपरिक विवाह प्रथा। तो मैं कुल मिला के संक्षेप में इस पर विचार रखूँगा। आप सभी लोग जानते हैं कि भारतीय हिंदू समाज में जो विवाह को एक जीवन का महत्वपूर्ण संस्कार माना गया है, जो केवल स्त्री पुरुष का मिलन ही नहीं बल्कि एक ऐसी सामाजिक व्यवस्था है जहाँ से एक परिवार, कुल, बिरादरी, समाज और राज्य और देश के एक संपूर्ण एक उसका निर्माण होता है। तो कुल मिला के मैं आज जो कुमाऊं की जो वैवाहिक परंपरा है इसके बारे में बताना चाहूँगा। कुल मिला के जो कुमाऊं में है, जो अभी जो वर्तमान में जो विवाह प्रथा है वो है अंचल विवाह, और दूसरी है ये जो मंदिरों में विवाह होता है। एक तीसरी विवाह प्रथा पहले और भी थी, वो सरूल, अब वो लगभग नहीं के बराबर है। तो मैं यहाँ पर जो कुमाऊं की जो अंचल विवाह प्रथा है तो उसके बारे में बताऊंगा। ये असली में एक प्रकार से वैदिक रीति अनुसार विवाह संस्कार, जिसमें सारे संस्कार होते हैं, तो उसको इस तरह से प्रदर्शित करती है। इसमें जैसे शुरुआत में टीका लगाना, पाणी ग्रहण, कन्यादान, फिर सप्तपदी, फिर अग्नि प्रदक्षिणा, फेरे, फिर विदाई का इस तरह से होता है। तो मैं अब इसके जो हमारी जो परंपरा है तो इसके जो मैं एक विशेषताएं हैं तो मैं उस पर जाना चाहूँगा। और दरअसल जो हमारे इसमें जो एक कुमाऊं की जो विवाह प्रथा है तो उसमें एक संस्कार गीत होते हैं, तो मैं उस पर विशेष यहाँ पर बताना चाहूँगा। तो जो संस्कार गीतों में आज तो भले ही ये थोड़ा बहुत बचे हैं, लेकिन जो उनकी एक प्रकार से जो विशेषता थी वो कभी समाज में रही, आज भी कहीं न कहीं है। तो सबसे बड़ी जो विशेषता है वो इसकी एक सामाजिक विशेषता इस तरह से है कि इसमें समाज के सभी वर्गों का आह्वान किया जाता है। जैसे अगर किसी समय निमंत्रण देते समय अगर कहा जाता है कि जो पंडित है वो वेद पढ़ेगा, बढ़ई है वो चौक ले आएगा, और जो नाई है वो निमंत्रण दिया गया, इस तरह समाज के हर वर्ग को इस तरह से उसमें एक तरह से परिलक्षित किया गया है। और दूसरा, जब विवाह का जब संस्कार होता है तो उसमें सबसे पहले एक दीपक जलाने की जो प्रथा है तो उसका भी गीत एक बहुत है मतलब प्रचलित है कि सांझ को दियो जगाए, सांझ वाली संध्या झूली। तो इस तरह से जो ये गीत है ये कहीं न कहीं एक जो संध्या के समय का देवों के उनका किस तरह से अभी गंगा बह रही है और उसके इस तरह से इसमें वर्णन किया है। और दूसरा जो इसका है निमंत्रण का गीत। निमंत्रण के गीत में जो हमारे वहाँ अभी प्रथा है, गढ़वाल में भी है, कुमाऊं में भी है और अन्य जगहों में भी है, तो उसमें जो तोता है, तोते को एक निमंत्रण देने का प्रतीक माना गया है। तो आज भी अभी जब भी कोई निमंत्रण देते हैं तो उसमें ये पंक्तियाँ ज़रूर होती हैं, सुवा रे सुवा बनखंडी सुवा, जा सुवा नगरी न्यूत दिया। और इसी तरह से एक जो और प्रक्रिया होती है आप देव की, ये आप लोग यही जानते होंगे कि हमारे जो पितरों के हैं कोई भी शुभ कार्य होता है तो उसमें पितरों का भी आह्वान किया जाता है। तो उसमें क्या कहते हैं, जो भंवरे को प्रतीक रूप में जो गिदारियाँ जो सगुनाखर गाने वाली वो कहती हैं
कि जाओ तुम हमारे जो पितृलोक में जो पितर हैं उनको भी, तो भंवर कहता है मैं उनका नाम नहीं जानता, उनका मैं स्थान नहीं जानता। तो इस तरह से तो वो कहता, तो उसका भी बड़ा वर्णन आता है। वो कहता है, तब वो गिदारियाँ कहती हैं जहाँ सोने से दमकते द्वार होंगे, बादलों की रेखा होगी और वहाँ क्या कहते हैं सूरज और चंद्रमा होंगे, तो वहाँ आपके क्या कहते हैं पितरों का द्वार है। और इसी तरह धूलर्घ की जो प्रक्रिया होती है उसमें भी उनका वर्णन किया जाता है। जब बारात आती है तो उसमें किस तरह से उनका पूरा वर्णन है। इसी तरह से कन्या दान देते समय ये बड़ा भावुक पक्ष इसमें रहता है कि जब वो गड़वे की धार देते हैं उसमें माँ हाथ में गड़वा पकड़े रहती है और पिता के हाथ में जो दूबा रहता है तो उसके हाथ कांपते हैं। तो वो गीतों में यह है कि ये जो है माई जो गड़वा दे रही है और जो पिता के हाथ में जो दूरबा कुछ जो है तो वो इस तरह से हिल रहे हैं जैसे हवा के झोंके से पत्ते झलते हैं। इस तरह के तमाम इस तरह से इसमें वर्णन मिलते हैं। यही इसकी विशेषता है। धन्यवाद। बहुत धन्यवाद आपको, बहुत सुंदर आपने बताया। तो डॉली डबराल जी, आपसे अनुरोध है कि 3 मिनट में अपनी बात समाप्त करें। 2 मिनट 40 सेकंड। रंगलीला महरो राजस्थान। यूँ तो राजस्थान का अधिकतर इलाका स्वयं में ही अपनी झलक किन्हीं महलों अट्टालिकाओं से ही दिखा जाता है, किंतु जयपुर से दूर अजमेर रोड पर एक आर्टिफिशियल विलेज चौखी ठाणी समृद्ध ग्रामीण संस्कृति, कला और विरासत को बढ़ावा देता और गांव की परिकल्पना को साकार करने में पूर्ण रूपेण सफल है। निरंतर विदेशियों का देश भ्रमण और पाश्चात्य सभ्यता की ओर अग्रसर होते लोगों को अपनी सभ्यता की ओर आकर्षित करने का एक बहुत ही सुंदर प्रयास है। यहाँ के वातावरण में राजपूतानी निराले अंदाज मन को भाते हैं, चाहे वह पगड़ी पहनने का हो, दिखाती खूबसूरत सी रत्न जड़ित मयान में रखी एक लंबी तलवार जो कमरबंद में छिपी वास्तव में अपने राजवंश को महाराणा प्रताप हो या राजा मानसिंह, गाहे बगाहे उनकी याद दिलाने में पर्याप्त है। चोखी ठाणी में पारंपरिक चटक लाल, पीले, नीले रंग की कई पत्तियों बेलबूटे से सजे 70-80 कली के लहंगे, सिर पर बोड़ला, गले में हंसली जैसी चांदी के गहनों में सजी संवरी महिलाएं आधे अधूरे घूंघट काढ़े अपने प्रसिद्ध घूमर, कालबेलिया, तेरह थाली या चरी नृत्य दिखाकर पर्यटकों का मन मोह लेती हैं। यहाँ का बाजरे से बना पेय राबड़ी वहाँ की तपती लू से बचाता एक ठंडा औषधीय पेय है। चौखी ठाणी में प्रदेश की संस्कृति परंपरा से संबंधित प्रत्येक चीज़ उपलब्ध है। इस स्थल पर कहीं पर सारंगी पर लोकगीतों की स्वर लहरी आपको अपनी ओर खींचती है, तो वहीं पर कठपुतली नृत्य, कठपुतलियों के नृत्य के माध्यम से यहाँ मेवाड़, कुंभलगढ़, हल्दी घाटी युद्धों का वर्णन अत्यंत लोमहर्षक और प्रशंसनीय है। एक और बैठे मेहंदी रचाने में सिद्धहस्त कलाकार सुंदर कृतियों से आपके हाथ पांव बाजू मिनटों में मेहंदी से रंग देते हैं। वही रंग बिरंगी चूड़ियाँ भी मन को मोहती हैं। यहाँ भी सभी राज्यों के देवताओं का एक ही स्थान पर होना चकित करता है। पूरे भारत की अनगिनत संस्कृतियों की झलक इस 10 एकड़ में फैली दुकानों में दिखती है या फिर विभिन्न संग्रहालयों के माध्यम से। यहाँ पर अभी भी मिट्टी के बर्तनों को ही उपयोग में लाया जाता है। भारतीय संस्कृति को दर्शाता है। विभिन्न व्यंजनों, मिठाइयों और मीठे मट्ठे से भरा एक गिलास पर्याप्त है आपकी भूख मिटाने को। मेरा आप सबसे निवेदन है कि आप ज़रूर छुट्टियों में चोखी ठाणी अवश्य जाएं। धन्यवाद। बहुत सुंदर, अति सुंदर। धन्यवाद। अब हमारे अगली वक्ता हैं नूतन स्मृति जी। आपसे अनुरोध है कि आप आएँ और 3 मिनट में अपनी बात कहेंगे। सभायै नमः। आज जैसा कि हम लोगों ने सबने जाना है कि हमें 3 मिनट का समय दिया गया है और 45 मिनट बोलने वाले शिक्षक को यदि 3 मिनट में कहना हो तो देखिए हम क्या कह पाते हैं। नारी सशक्तिकरण के इस युग में मैं आप सबको वहाँ ले चलती हूँ जहाँ पर सिर्फ 5% स्त्रियों को ये पता है कि प्रसव के लिए उन्हें अस्पताल जाना चाहिए। तो यह झारखंड की कोरवा जनजाति है। जैसा कि हमारे गुरुदेव आदरणीय रामिना सिंह जी, मेरा भी कार्य क्षेत्र जो है वो उत्तराखंड है
और मैं खंड की ओर आई हूँ, झारखंड से यहाँ। तो वहाँ पे जो कोरवा जनजाति है, आदिवासी क्षेत्र है हमारा, और वहाँ की जो दशाएं हैं उसका मैंने पूरा चित्रण किया है। 3 मिनट में मैं थोड़ा बता देती हूँ, बाकी आप लोगों ने साहित्य पढ़ा होगा, और 2.5 पृष्ठों का मैंने एक उसका आलेख प्रस्तुत किया है। शुष्क है थोड़ा, परंतु जानकारी के लिए अच्छी बात है कि ये कोरवा जनजाति प्रोटो ऑस्ट्रेलाइट समूह के हैं। ऑस्ट्रिक परिवार की कोरवा भाषा बोलते हैं। इनकी 2 शाखाएं हैं, डीह कोरवा और पहाड़िया कोरवा। झारखंड का जो क्षेत्र है हमारा, छोटा नागपुर का पठार है, और वहाँ ये लोग रहते हैं। सामाजिक संरचना पितृसत्तात्मक है। यहाँ षोडश संस्कारों का हमने वर्णन किया है, वर्णन आप लोग पढ़ सकते हैं। कोरवा पितृसत्तात्मक समाज है। वंश पिता के नाम से चलता है। संपत्ति का अधिकार पुरुष को है, लेकिन यहाँ महिलाओं की स्थिति कमज़ोर नहीं है। 65% महिलाओं ने माना कि परिवार का कोई भी काम उनकी सलाह के बिना नहीं होता। शादी से मायके में लाए गए गहनों और बर्तनों पर स्त्री का पूरा अधिकार होता है। स्त्री धन के रूप में उसका उपयोग करती हैं। विवाह और रिश्ते के कड़े नियम हैं। कोरवा अंतर विवाह करते हैं, यानी अपनी ही जाति में शादियां होती हैं। एक गोत्र में शादी वर्जित है, पर अब गोत्र व्यवस्था भुला दी गई है। 65% लोग अपना गोत्र जानते भी नहीं हैं। विवाह माता पिता तय करते हैं। पत्नी मूल्य की प्रथा आज भी है। लड़के वाले 5 से 100 रुपये साड़ी, धोती इत्यादि लड़की के परिवार को देते हैं, जिसे चढ़क कहते हैं। तलाक की प्रथा है, पर अब ना के बराबर है। रिश्तों में मर्यादा के सख्त नियम हैं। पुत्र वधू ससुर के सामने आंचल रखती हैं। पर्दा प्रथा अभी भी बहुत ज़्यादा है। जवान भाई बहन आपस में बातें नहीं करते हैं, क्योंकि उनकी अपनी मान्यताएं हैं इस विषय में। अंधविश्वास सबसे बड़ी चुनौती है। झारखंड के ये जो आदिवासी हैं वहाँ पर डायन इत्यादि अब भी आप लोग सुनते होंगे, देखते होंगे। अभी यह प्रचलन वहाँ पे है। समय सीमा समाप्त हो गई है। आर्थिक जीवन कमाया खाया पर टिका हुआ है। खेती, फल फूल, शिकार, खेती और मजदूरी पर निर्भर है। इनकी आर्थिक स्थिति दयनीय है, और कुल मिलाकर स्वास्थ्य, शिक्षा और अनेक व्यवस्थाओं पर वहाँ की सरकार यदि दृष्टि डाले तो बहुत अच्छा होगा और समाज का उत्थान होगा। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद नूतन स्मृति जी। और हमारी अगली वक्ता है आदरणीय भारती पांडे जी। आइए, आपसे भी बोलिए। अनुरोध है, पीछे वालों का व्यू ना रोके। हाँ। कुमाऊनी संस्कृति एक सिंहावृत, क्योंकि बहुत विराट इसका हमारा सांस्कृतिक परिवेश है। विवाह पर तिवारी जी ने बता ही दिया है। लोग कहीं का भी हो, उसकी अपनी धमक अलग ही दिखाई देती है। तो कुमाऊनी संस्कृति की भी धमक अलग ही है। कुमाऊनी संस्कार पद्धति जो है वैदिक है। यही कारण है कि इसके वेद मंत्र के साथ साथ जो संस्कार हमारे चलते हैं, वेद मंत्रों के साथ चलते हैं, और उन्हीं के पैरेलल वो हमारे संस्कार गीत भी हैं। जैसे मैं बीच बीच में से उदाहरण देती जाऊंगी आपको। उसमें जैसे गणपति जी का आह्वान किया जाता है, उसी के समानांतर गीत चलता है। मंत्र है सुमुख व दंत कपिलो गज कर्ण का लंबोदर विक्रो, इनके 12 नामों का नाम है। तो समानांतर गीत चलता है, जय जय गणपति जय जय हे रंब, सिद्धि विनायक एक दंत शुभ करण, गौरा के नंदन मूषक वाहन, सिंदूरी सो है, जो उनका वर्णन है। इसी तरह से पुण्यावाचन कर्म जब होता है स्टार्ट, तो उसमें इति गंधा अक्षादि भी संपूज्य वर्णम कुर्यात, वर्णन के समय होता है। तो गिदारियाँ गाती हैं, रामी चंद्र लक्ष्मण दीने, धर्मी धर एक हो धर्मी, सीता देही ले बहु रानी ले, दियो बड़ो दान रे बड़ो रे अम्रियम ले, बड़ी संपत्ति आयुवांति। इस तरह से ये गीत चलता है हमारा। और इससे इतर हमारे यहाँ जो अन्य संस्कार हैं, विवाह संस्कार हैं, जन्मोत्सव संस्कार हैं और जनेऊ हैं, इनके अलग अलग गीत हैं।
और इन गीतों में आप ये देखेंगे कि हमारे विभिन्न प्रांतों के जो शब्द हैं वो भी इसमें आते हैं। कई बार लोग कहते हैं आपका तो भोजपुरी से मिलता गाना है, लेकिन उसका एक ऐतिहासिक वो रहा है, बहुत डिटेल में चला जाएगा उसका। तो हमारे यहाँ जैसे जन्मोत्सव के गीतों में नारिंग गाया जाता है, सोहर गाए जाते हैं, ये अन्य ईस्टर्न यूपी में गाए जाते हैं। तो हमारे एक नारिंग गाया जाता है, राजा हो राजा तुम्ही महाराजा तुम्ही लागी नारिंग किसार नारिंग फल लाओ जामिर फल है, इस तरह से किया जाता है। और इसलिए और अब मैं आ जाती हूँ अपने पहनावों पर। पहनावों के परिधान पर भी मैंने इस पर सिंहावलोकन में लिखा है। हाथ में जो पहनी जाती है हमारी पहुँची है, पिछौड़े का आप सभी जानते हैं पिछौड़ा हमारा है। इसी तरह से मुनाड़ है, नाक की फुल्ली है, झुपझुपी है, बाली है, उतरौल है, माला है, जौमाल है, गगरिया माल है, पचलड़ है, टीप है, गुलबंद है, बहुत सारी पहनावे हैं। मेरा समय पूरा हो गया, धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद, धन्यवाद। भारती पांडे जी। अब हमारी दूसरी भारती जी आएंगी, भारती मिश्रा जी, जो फुलवारी से बहुत समय से जुड़ी हुई है, फुलवारी की बेटी है। धन्यवाद मैम, सादर प्रणाम आप सभी को। मैं आज सबसे पहले स्वर्गीय सुभाष पंत जी को नमन करते हुए आप सबको बताना चाहूँगी कि मेरी इस यात्रा की शुरुआत उनके साक्षात्कार से हुई। 2023 में रजनीश त्रिवेदी जी से मेरी मुलाकात हुई थी वैली ऑफ वर्ड्स के साहित्यिक महोत्सव में। वहाँ पर उन्हें जब पता चला कि सुभाष पंत जी पे मैं शोध कार्य कर रही हूँ, तो उन्होंने मेरे सामने प्रस्ताव रखा कि आप उनका एक साक्षात्कार लीजिए। मैंने उनका साक्षात्कार लिया सुभाष पंत जी का, और वो 2024 के नवोदित प्रभा अंक में छापा गया। इसके बाद जब 2025 में साक्षात्कार छापने की बात आई, तो हमने प्रसिद्ध कथाकार जितेंद्र ठाकुर जी का चुनाव किया, क्योंकि उनकी सरलता, सहजता, सौम्यता से आप भली भांति परिचित हैं। तो चुनाव का कारण ये भी था कि वो उत्तराखंड के प्रसिद्ध कथाकार हैं और सरल और सहज हैं। जब मैंने उनसे बातचीत करी तो मुझे उनके जीवन को बहुत बारीकी से, बहुत नज़दीक से जानने का अवसर मिला। उनसे बातचीत के दौरान एक मुख्य रूप से ये बात निकलकर सामने आई कि आज हिंदी साहित्य को एक केंद्रीय पत्रिका की आवश्यकता है, तो और हम सबको इस पे विचार करना चाहिए। तो वाकई मुझे उस समय लगा कि हमें सबको इस पे विचार करना चाहिए कि हमें केंद्रीय पत्रिका की आवश्यकता है। एक बात और जितेंद्र ठाकुर जी के बारे में मैं आपको बताना चाहूँगी कि जब मैंने उनसे बातचीत करी तो कई बातें उनके जीवन की मुझे बहुत बारीकी से नज़र आई। दूरदर्शन के जब एक कार्यक्रम में उनसे वार्ता की गई, जब उनको उत्तराखंड भाषा संस्थान से सम्मान मिला और उनसे बातचीत की गई, उनसे उनके सम्मान की प्रतिक्रिया जानी गई, तो उनका जवाब था कि ये सम्मान युवा लेखकों को मिलना चाहिए, क्योंकि वो अपने घर में जाके खुशियाँ तो बांट सकें। मुझे सम्मान मिला, मुझे खुशी मिली, बहुत अच्छा लगा, लेकिन मैं खाली घर में जाके किसके साथ खुशी बांटूं, किसे वो सम्मान दिखाऊं, ये जो उनकी पंक्तियां थी मुझे अंदर तक झकझोर गई। और ये इस बात का प्रमाण है कि वो युवा लेखकों को आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करते हैं। जब नवोदित प्रवाह का 2026 में लोक संस्कृति विशेषांक निकालने की बात आई, तो हमने लोक संवाहिका, लोक गायिका पद्मश्री माधुरी बड़तवाल जी का चुनाव किया। इस साक्षात्कार के दौरान मैंने उनके जीवन को भी बहुत नज़दीक से जाना, और एक चीज़ मुझे सोच के बहुत संतोष हुआ इस चीज़ का कि मैंने जितने भी साहित्यकार का साक्षात्कार किया, माधुरी बड़तवाल जी का इस लोक संस्कृति विशेषांक के लिए साक्षात्कार किया, तो इन सभी कामयाब व्यक्तियों का जो जीवन है वो कहीं ना कहीं संघर्षों की गाथा से भरा पड़ा है। तो संतोष मुझे इस बात का भी हुआ कि बेशक मेरी साहित्यिक यात्रा संघर्षों के बाद शुरू हुई, देर से शुरू हुई, लेकिन उसकी कामयाबी की संभावनाएं 100% हैं। तो एक बात मैं और दो मुख्य बिंदु और मैं उनके बारे में रखना चाहूँगी, नवोदित प्रभा पत्रिका के बारे में विशेष तौर पे रखना चाहूँगी कि पहली बात तो ये कि नवोदित प्रभा पत्रिका में जो साक्षात्कार लिए जाते हैं, दो व्यक्ति उस साक्षात्कार को लेते हैं। पहली हैं डॉक्टर रेणु पंत, जो इस पत्रिका की संयुक्त संपादक हैं, और दूसरा मैं यानी भारती मिश्रा। तो ये मेरे लिए इस दृष्टि से भी मेरा सौभाग्य है कि ये मुझे अवसर रजनीश त्रिवेदी जी ने दिया है। एक बात और आपको मैं बताना चाहूँगी कि आप इसको सुखद संयोग कह लीजिए या शगुन कह लीजिए कि जिन भी कथाकारों के, प्रसिद्ध साहित्यकारों के साक्षात्कार मेरे द्वारा लिए गए और नवोदित प्रभा में छापे गए,
उनको उत्तराखंड भाषा संस्थान से सम्मानित भी किया गया है। तो ये इस दृष्टि से भी मेरे लिए गौरवपूर्ण क्षण है। बस मैं कुछ पंक्तियों से अपनी बात समाप्त करना चाहूँगी। नवोदित स्वर से नवोदित प्रवाह बना। डॉक्टर गिरिजा शंकर त्रिवेदी जी की यात्रा, आदरणीय रजनीश त्रिवेदी जी और सुनील त्रिवेदी जी इस यात्रा को पूर्ण कर रहे हैं, चला रहे हैं। नवोदित स्वर से नवोदित प्रवाह बना, सपनों का जैसे नव इतिहास बना। पिता ने जो शब्दों का दीप जलाया, पुत्रों ने उसको आगे बढ़ाया। संस्कारों की ज्योति संभाल रहे, पिता की विरासत संवार रहे। कलम में वही विश्वास रहा, हर शब्द में उनका आभास रहा। यह केवल एक प्रवाह नहीं, सपनों का जीवंत विस्तार यही पिता के सपनों का विस्तार है। पुत्रों के सुंदर संस्कार हैं, पुत्रों के सुंदर संस्कार हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद सर। अब मैं हमारी युवा लेकर आदरणीय सचिन चौहान जी का नमस्कार, मेरा नाम सचिन चौहान है और मेरा विषय है जौनसार की लोक संस्कृति। जौनसारी एक जनजाति है। उत्तराखंड की 5 जो शेड्यूल ट्राइब्स हैं उनमें से एक है जौनसारी। जौनसार का जो क्षेत्र है वो यमुना और टॉन्स नदी के बीच में लाई करता है, लेकिन राजनीतिक सहूलियतों के लिए खींची गई सीमाएं संस्कृतियों को अलग नहीं करती। इसलिए जैसा कि जो टोपी आपको मेरे सिर पर सजी हुई नज़र आ रही है, इसे हिमाचली टोपी, जौनसारी टोपी दोनों आप कह सकते हैं। और जो संस्कृति जौनसार की है वही सिरमौर और हिमाचल की भी है। जौनसारी संस्कृति सबसे ज़्यादा जिनके इन एंड अराउंड घूमती है वो है महासू देवता। महासू 4 भाई हैं, बोठा महासू, पबासी, बाशिक और चालदा महाराज। बोठा का मतलब होता है बैठे रहने वाला। वो डीटी के साथ साथ किंग भी हैं जो अपने क्षेत्र में राज्य करते हैं। उनके अनुमति के बगैर कोई राजनीतिक कर पहले भी नहीं लिए जा सकते थे और वर्तमान में भी भारत सरकार से महासू मंदिर में चढ़ावा नियमित तौर पर आता है। इसके अलावा हमारा जो मुख्य पर्व होते हैं उसमें जागड़ा और बिस्सू 2 पर्व होते हैं। जागड़े में अमूमन जहाँ पर जिस स्थान पर जो भी मंदिर हैं उनके जो चिन्हें होते हैं, मतलब उनकी घंटियाँ हो गई, उनके जो अन्य चीज़ें हैं, मूर्तियाँ, उनको गांव के पास के किसी एक स्थान पर जो प्राकृतिक जल का स्रोत होता है वहाँ पर जाकर उनका स्नान कराया जाता है। मंडाण लगता है, मंडावना जिसको हमारे यहाँ कहते हैं, और फिर गाजे बाजे के साथ सांस्कृतिक नृत्य भी होता है। इसके साथ ही लाखामंडल और पांडव हमारे संस्कृति का एक अन्य मुख्य केंद्र है। पांडव नृत्य हमारे यहाँ गढ़वाल और कुमाऊँ की तरह ही बहुत अधिक मात्रा में देखा जाता है। अभी मैं पिछले हफ्ते ही महासू देवता की हनोल की यात्रा कर आया हूँ। मुझे एक नई चीज़ जो दिखाई दी है, देवता अमूमन वयस्कों पे अवतरित होते थे। मैंने एक नई चीज़ देखी है कि टीनेजर्स में जिनकी दाढ़ी नहीं आई है वो लोग माली बन गए हैं और मेरे से काफ़ी कम उम्र के बच्चों पर भी देवता अवतरित होने लगे हैं, जो मुझे नई चीज़ लगी। ऐसे ही पांडव नृत्य होता है, अन्य चीज़ें होती है, क्योंकि 3 मिनट का समय किसी संस्कृति को जानने का एक द्वार मात्र हो सकता है। इसलिए मैं आपको 2 चीज़ों के लिए निमंत्रण देता हूँ। एक पहली जौनसारी फिल्म जो बनाई गई गाँव की बाट, उसे आप देखें, और एक हमारे फुलवारी के ही सदस्य हैं आदरणीय डॉक्टर कृपाराम नौटियाल जी। उन्होंने एडीजी नेवी वो रिटायर हुए हैं। रिटायरमेंट के बाद उन्होंने पीएचडी की और जौनसार पर एक बहुत सुंदर किताब लिखी है जिसका नाम है बियॉन्ड पॉलीएंड्री, चेंजिंग प्रोफाइल ऑफ एन एथनिक ट्राइब, जिसमें जौनसार के उद्गम से लेके, इतिहास से लेके, भूगोल, संस्कृति और वर्तमान तक की काफ़ी सारी चीज़ें आपको एक पुस्तक में मिल जाएंगी। मैं आपको इन दोनों चीज़ों के लिए निमंत्रण देता हूं और उम्मीद करता हूं कि आप लोग जौनसार के बारे में और उत्सुक होंगे। धन्यवाद। साभार करूंगी आदरणीय सत्यानंद बड़ोनी जी से। सम्मानित मंच और परिसर में, फुलवारी परिसर में सभी प्रबुद्धजन, मेरा जो लेख इसमें छपा है उत्तराखंड के लोक जीवन में संस्कृति। संस्कृति शब्द का अर्थ धर्म के साथ ही जीवन, दर्शन, साहित्य, संगीत और कला से अभिन्न रूप से जुड़ा है। ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी में संस्कृति की व्याख्या इस प्रकार की गई है: मन, अभिरुचि एवं व्यवहार का शोधन तथा सुंदर अभ्यास ही संस्कृति है। भारतीय परिवेश में संस्कृति और उससे जुड़े संस्कार, परंपराएं, व्रत, पर्व, त्यौहार और मेला उत्सव सभी का मानव और सामाजिक पक्ष है। भौतिक और लौकिक जीवन के उज्जवल पक्ष एवं उनका शाश्वत और अविरल स्वरूप इसमें निहित है।
संस्कृति प्रभाव से व्यक्ति ऐसे कार्यों से प्रवृत्त होता है जिसमें सामाजिक, साहित्यिक, सांस्कृतिक, कलात्मक एवं रचनात्मक क्षेत्रों में प्रगति हुई है। विकासात्मक विज्ञानों ने अपने अनुसंधानों में स्पष्ट किया है कि व्यक्ति के जीवन, व्यवहार और व्यक्तित्व के विकास पर संस्कृति का अत्यधिक प्रभाव हुआ है। संस्कृति शब्द का भावार्थ अत्यंत विशद, व्यापक एवं विस्तृत है। संस्कृति से मानव समाज के उच्च स्थिति का बोध होता है, जिसमें उसे ऊंचा, सुधरा हुआ, विकसित, सभ्य आदि विशेषणों से आभूषित किया गया है। मनुष्यों में व्यक्तिक भिन्नताएं पाई जाती हैं, वैसे ही देश प्रदेश में कोने कोने से फैली संस्कृतियां भी भिन्न भिन्न होती हैं। जिस देश प्रांत की जितनी अधिक बोली भाषाएं होंगी तो वहाँ की भाषाएं और संस्कृति उतनी ही अधिक समृद्ध होगी। ऐसे ही लोक भाषा भी है। लोक भाषा जिस भाषा की जितनी समृद्ध होगी उतनी ही हमारी हिंदी समृद्ध होगी। तो ये हमारे जो पर्वत प्रांत उत्तराखंड है, ये संस्कृत का देश तो ही पूरा भारत हमारा संस्कृत देश है, लेकिन उत्तराखंड में विशेषकर हमारे कुमाऊं मंडल और गढ़वाल मंडल में संस्कृति बल्कि से लबरेज है। कई प्रकार के व्रत, पर्व, त्यौहार हमारे यहाँ मनाए जाते हैं जो अन्य जगहों पे नहीं इस प्रकार से मनाए। जैसे हमारे यहाँ दिवाली है, मकरैन है, मकर संक्रांति होती है। ये थौल जो होते हैं हमारे जनपद टिहरी में विशेषकर थौल जो होते हैं पूरे बैसाख के महीने में पूरे थौल पूरे वीर भड़ों के देवी देवताओं के नाम से मनाए जाते हैं और बहुत अच्छे उसमें जो नारी शक्ति की जारी भागीदारी होती है, जो माँ बहनें होती हैं, क्योंकि पर्वत प्रांत की महिलाएं होती हैं, उसमें होता है कि माँ बहनें, क्योंकि इनका जीवन अलग होता है, अलग अलग महिलाओं से। जो हमारे पहाड़ की महिलाएं हैं उनका जीवन अलग होता है, उनका मेलों से बहुत उनका संबंध होता है। अपने मेले में आकर अपनी सखी सहेलियों को मिलती हैं, उन्हें समूह जो होते हैं उपहार देती हैं और यहाँ उनका मिलना जुलना हो जाता है। क्योंकि गरीबी तो पहले से रही है, तो यहाँ मेलों में कई प्रकार के मतलब व्यंजन उन्हें खाने को मिलते हैं, किस प्रकार की मिठाइयाँ मिलती हैं। तो खैर आज हमेशा तो त्यौहार ही हैं आज के तिथि में, लेकिन जो हमारे टाइम की बात थी, सर के टाइम की बात थी, तो तब मतलब बहुत ही ज़्यादा खाने खोने के लिए वही मंडवे की रोटी है जो आज सरकार उसे ज़्यादा वो कर रही है। उस समय वो बेटों भी विशेषकर मंडवे की रोटी खिलाई जाती थी। तो आज वो चीज़ नहीं है, आज वही दोहराई जा रही है। तो महिलाओं की हमारे यहाँ विशेष भूमिका थी और जो हमारे लोक पर्व थे, जो हमारी संस्कृति, उसमें महिलाओं की ज़्यादा भागीदारी थी। इसलिए मैं नारी शक्ति को प्रणाम करता हूँ और मैं आपसे चाहूँगा कि ये उत्तराखंड में लोग जीवन में संस्कृति इसमें जरूर पड़ेगा कि वास्तव में उत्तराखंड हमारे संस्कृति का बहुत ही अछूत वो है, हमारा खजाना है। लेकिन जो हमारी शहरी संस्कृति में जो आगे हैं वो धीरे धीरे विलुप्त हो रहा है। इसे हमें बचाना है। अभी संस्कृति को इन्हीं शब्दों के साथ अपनी वाणी को मैं विराम देता हूँ। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद। अब हमारी अगली वक्ता है आदरणीय सुनीता चौहान जी। आपसे यहाँ उपस्थित सभी विद्वत जनों को मेरा सादर प्रणाम और यहाँ पर फुलवारी में आमंत्रित करने के लिए भी बहुत बहुत आभार सर आपका। और यहाँ नवोदित प्रभा के जो संपादक हैं रजनीश त्रिवेदी जी, उनका भी मैं बहुत आभार व्यक्त करती हूँ कि मेरी रचना को उन्होंने इस पत्रिका में स्थान दिया। और जो इसका विषय है लोक संस्कृति, जौनसार बाबर के लोकगीतों में प्रकृति के विभिन्न पहलू। तो जौनसार बाबर की जो संस्कृति है उसमें प्रकृति की जो जितनी चीज़ें हैं, चाहे हम घर आंगन कह लें, खेत खलियान, हमारे जंगल, हमारे तीज त्यौहार जो भी हैं हमारे लोकगीतों में प्रस्तुत हैं। और इसमें जो एक गीत है ये घुघुती के माध्यम से इसमें बताया गया है कि गुर घुघुती निगूड़ी बूटू के छाउंदी एबेना आथी सेजी रोना का गाउंदी। अब घुघुती के माध्यम से ये गीत में कह रहे हैं कि अब वो पहले वाली रौनकें जो है वो अब गांव में नहीं रही है। तो इस गीत में घुघुती पेड़ की छाँव में बैठ के कह रही है ये सब चीज़ें। तो खेत खलियान की जो लहलाट है या थाती माती की सौंधी सुगंध है, सघन पेड़ों बुग्यालों का जो अप्रतिम सौंदर्य है,
वो गीतों के माध्यम से इसमें उकेरा गया है। रिश्तों की नोकझोंक हो या प्रेम की अभिव्यक्ति, वीरों की शौर्य गाथा या लोकगीतों के माध्यम से जन जन में सहज ही ये जगह बना लेती है। जैसे कि दिवाली के जो दूसरे दिन एक त्यौहार होता है बिरूड़ी, उसमें एक बहुत ही मार्मिक गीत गाया जाता है कि फुलेलू फुलेटू फूली जाऊँ दाए लोगोरी ध्यानी ना आई मेरे बिरूड़ी ना आए। इसका अर्थ है कि जब लड़कियां आंगन में गाना गाती हैं तो एक माँ कहती है कि सारे गांव की लड़कियां अपने ससुराल से मायके आ गई है, लेकिन मेरी बिरूड़ी नहीं आई। ऐसे ही जब प्रकृति अपने बदलाव में होती है और बसंत ऋतु का जब आगमन होता है उसके लिए भी एक ये जो गीत है कि सैरा फांडी फूली गोई पिघलानी फूलुटी ले मामा मोरे सिंगा पिंगलानी फूलुटी रे कोई के शूणी जोंगुले कोई के शूणी गीताले बीची गो फागुणले आई गई रीता चैतौरी। तो ऐसे ही प्रकृति की जो हर चीज़ है इसमें गीतों के माध्यम से इसमें दर्शाया गया है। तो मैं एक बार बहुत पुनः आभार व्यक्त करती हूँ। थैंक यू। धन्यवाद। आमंत्रित करना चाहती हूँ आदरणीय सोमेश्वर पांडे जी को। प्रबुद्ध मंच और प्रबुद्ध श्रोताओं से सजी इस फुलवाड़ी को प्रणाम। जहां आज की इस संगोष्ठी के संयोजक को प्रणाम, वहां इस पत्रिका के संपादक को प्रणाम जिसने इतने लेखक यहां एक साथ एकत्रित करने का अवसर दिया और मुझे अवसर दिया। रजनीश त्रिवेदी जी विशेष रूप से आपका आभार। और मुझे अवसर दिया कि मैं अपने उस राज्य के बारे में लिख सकूं जहां से मैं आता हूं, जहां मेरा बचपन बीता है। लेख आपको इसमें मिल जाएगा। मैं लेख पे ज़्यादा चर्चा ना करके उसकी छोटी सी भूमिका 3 मिनट में आपके सामने रख के अपना स्थान लूँगा। आप बस में जा रहे हैं, आंख लग गई, अचानक आप देखते हैं कोई बस की खिड़की खटखटा रहा है और बोल रहा है लस्सी पी लीजिए, ठंडी छबील पी लीजिए। तो कहाँ हैं आप? कहाँ हैं आप? पंजाब। आप रेल की खिड़की खोलते हैं, सरसों के लहलहाते खेत दिखते हैं। शहरों के आसपास नहीं दिखेंगे, जैसी दून की हालत है वैसी हो गई, लेकिन जब आप इंटीरियर पंजाब में जाते हैं तो आज भी दिखते हैं। सरसों के लहलहाते खेत दिखते हैं, साफ सुथरे माहौल में दौड़ते भागते बैल दिखते हैं या ट्रैक्टर दिखते हैं। तो आप कहाँ हैं? पंजाब। खाने की बात हो, अनाज की बात हो, साइकिल की बात हो, हौजरी की बात हो, तो क्या याद आता है? पंजाब, जिसे अनाज का फूड बाउल कहा जाता है, कटोरा कहा जाता है। मैं उसी पंजाब में जन्मा पला बड़ा हुआ और कर्म भूमि के चलते पूरे देश के दूसरे छोर तमिलनाडु तक जा आया। तो जब आदरणीय रजनीश जी ने मुझे ये अवसर दिया कि अपने प्रदेश की लोक संस्कृति के बारे में कुछ कहें, तो मुझे याद आया जो धरती दी रूह पंजाब जब एक लाइट एंड साउंड डिवीज़न की तरफ से लाइट एंड साउंड प्रोग्राम किया गया था, उसकी टाइटल लाइन होती थी धनीराम चात्रिक जी की कविता, जो हमने भी बचपन में पढ़ी थी। वो आप सब ने भी कहीं ना कहीं सुनी होगी कि ए पंजाब करां की शिफ्त तेरी, शाना दे सब सामान तेरे, जल पौन तेरा, हरियाली तेरी, दरिया पर्वत मैदान तेरे। वो स्टेट है जिसके लिए मैं जितनी भी कोशिश कर लूँ, लेस मात्र भी यदि हो जाए तो मैं अपने आप को सार्थक समझूंगा, अपनी अभिव्यक्ति को सार्थक समझूंगा। संस्कृति, हम बहुत विद्वान, प्रतिष्ठित विद्वान मेरे से बड़े बैठे हैं, उन्होंने बताया संस्कृति क्या है। संस्कारों के साथ सिंचित की हुई प्रथा संस्कृति है। जो हमारा इतिहास संजो के हम तक ले आए वो संस्कृति है। पंजाब, जिसने अहमद शाह अब्दाली के 8 हमले देखे और एक कहावत बन गई, खादा पीता लाहेदा बाकी अहमद शाहिदा। आपने सुना होगा, गिद्दा और भंगड़ा सब जानते हैं, इसीलिए मैंने अपने लेख को शीर्षक दिया था शावा शावा बल्ले बल्ले। तो जैसे ही आपके ध्यान में आता है, खून उबाल मारने लगता है,
ढोल की थाप थिरकने पे मजबूर कर देती है। लेकिन उसके पीछे की जो बोलियां हैं, मैं उसके बारे में आधे मिनट में कह के अपनी जगह लूंगा। बारी बंसी खटन गयासी, ये बारी बरसी क्या है? जब ग्रीन रेवोल्यूशन नहीं आया था, पंजाब के लोग घोड़े लेकर या ऊंट लेकर दूर काम करने जाते थे, तो जब बरसों बाद लौटते थे तो उनसे पूछा जाता था कि भाई 12 बरस बिताए, खटके के लिए आंधा, कमा के क्या लाए। ये उस तरह से हमारे लोकगीतों में आ गया कि बारी बरसी खटन गयासी। तो मैं तो, क्योंकि समय हो चुका है, ये लाइन कहते हुए और इनको बधाई देते हुए आदरणीय रजनीश जी को और आदरणीय रतूड़ी सर को कि इस सार्थक पत्रिका के लिए और इस सार्थक संगोष्ठी के लिए, तो मैं भी यही कहूँगा, बारी बरसी खटन गयासी, खटके ले आंधी वाह वाह। एक साथ बोलिएगा, बारी बरसी खटन गयासी, खटके ले आंधी वाह वाह। आपको मुबारक, आपका ये प्रयास, बल्ले बल्ले, शावा शावा, नवोदित प्रवाह। धन्यवाद। हमारी अगली वक्ता है आदरणीय सरोजनी नौटियाल जी, सादर आमंत्रण। ने कहा था ना, कुछ वैसे ही माहौल है इस समय बोलने का। तो सबसे पहले तो मैं नवोदित प्रवाह का जो संपादक हैं रजनीश जी, उन्होंने जो प्रयास इसके किया इस संग्रह को निकालने का, और ये संग्रहणीय बना है, इसका एक एक लेख मतलब संग्रह के योग्य है। और सबसे बड़ी बात है, प्रारंभ के 3-4 पाठ डॉक्टर राम हरि जी का, राजेंद्र रंजन चतुर्वेदी जी का, डॉक्टर सुधा रानी पांडे जी का, पाली में बौद्धकालीन संस्कृति, और उससे पहले के जो मैंने 2 बोले हैं उसमें संस्कृति है क्या, ये इस पुस्तक का, इस पत्रिका का जो प्रस्थान बिंदु है, जब हम उसमें वो एक बार में नहीं समझ में आएंगे, 2-3 बार पढ़ना पड़ेगा, लेकिन उसको पढ़ के ही हम आगे के पाठ का, आगे के लेखों का मंतव्य समझ पाएंगे, उसका अनुमान लगा पाएंगे कि संस्कृति क्या है। संस्कृति कोई कुआं तालाब नहीं है, जैसे राजेंद्र जी ने कहा, ये समुद्र है, समुद्र है। और राम हरि जी ने कहा, जितना हमारे दृष्टि पथ में है वो तो संस्कृति है ही, जो दृष्टि पथ से बाहर है वो भी संस्कृति है। तो इन पंक्तियों से, और डॉक्टर विद्यानिवास मिश्र ने, कि देश का जो अनुभविक रूप है वो संस्कृति है, देश का जो जीवन शैली है, उठना बैठना है, काम करना है, आनंद मनाना है, उत्सव है, वो संस्कृति है। तो संस्कृति का पहले अर्थ समझने के लिए जो त्रिवेदी जी ने चयन किया है लेखों के क्रम का, मैं सबसे पहले उसके लिए आपको साधुवाद देती हूँ। दूसरा, अब मैं अपने पॉइंट पर आती हूँ। जो मेरा लेख है उसमें मैंने सुप्रसिद्ध लेखिका अर्चना पैन्यूली के कथा साहित्य में लोक संस्कृति से के ऊपर है मानव संस्कृति लिखा है। और यहाँ पर मुझे इतनी प्रसन्नता हुई कि इसका मुझे कम शब्दों की ज़रूरत पड़ेगी बताने के लिए। उन्होंने जो भूमंडलीय संस्कृति का, क्योंकि वो विदेश रही हैं काफ़ी, आजकल भी विदेश हैं, तो उन्होंने यहाँ उत्तराखंड के जनजीवन से लेकर इतने सारे महाद्वीप, चलो फिलहाल यूरोप कह लीजिए, यूरोप महाद्वीप के तक जो फैली संस्कृति है, मानव संस्कृति है, वो उनके कथा साहित्य में मिलेगी। लेकिन उसके ऊपर है मानवीय मूल्य और मानवीय संवेदनाएं। तो ये उन्होंने स्थापित करा है अपने कथा साहित्य में, अपने कथा वस्तुओं से, अपने पात्रों से, चरित्र चित्रण से, घटनाओं से, कि चाहे आप इस भूमंडल में कहीं भी रहते हों, किसी भी जाति के हों, किसी भी धर्म के हों, किसी भी वर्ग के हों, लेकिन उसका सामंजस्य हमारी मानव संस्कृति से है। और यही बात राजेंद्र जी ने कही, रंजन जी ने, कि संस्कृति है व्यक्ति का प्रकृति से सामंजस्य, व्यक्ति का व्यक्ति से सामंजस्य, व्यक्ति का समुदाय से सामंजस्य, और समुदाय का दूसरे समुदाय से सामंजस्य, और फिर मानव से सामंजस्य, पूरे विश्व से सामंजस्य। धन्यवाद।
अब इस सत्र के अंतिम वक्ता को मैं सादर आमंत्रित करती हूँ, आदरणीय श्रद्धा मिश्रा जी। आइए, आपका हार्दिक स्वागत, अभिनंदन। यहाँ उपस्थित सभी प्रबुद्ध जनों को मेरा सादर प्रणाम। मैं श्रद्धा मिश्रा रजनीश जी की निगाह में बख्शी कभी बनी ही नहीं। तो मेरे पति इसे अन्यथा कोई अन्यथा ना ले, तो मैं क्लियर कर दूं कि मैं श्रद्धा मिश्रा और बख्शी भी हूँ। जी, मेरा जो नवोदित प्रवाह के साथ संबंध है वो नवोदित स्वर, जब इन्होंने सबसे पहला अपना पत्र निकाला तो ये मेरे सहपाठी हैं, और चांस ऐसा था कि उस समय हम मिले और इन्होंने मुझसे एक कोई मेरा आर्टिकल मांगा। उसके साथ ही ये मेरे पिताजी से भी मिले। तो तब से जो पहला इनका अंक है उसमें कहीं कोने में मैं छुपी हुई मिल जाऊंगी आपको। और उसके बाद से फिर अब जब हम रिटायर हो कर के और देहरादून हमने चुना रहने के लिए, तो इन्होंने फिर ढूंढ लिया या मैंने ढूंढ लिया, ऐसे कुछ हुआ और फिर से मैं इससे जुड़ गई। तो गढ़वाली समाज के साथ, केदार खंड के साथ मेरा इतना प्रेम और ऐसा रहा संबंध कि पूरे विश्व में भ्रमण करने के बाद भी हम दोनों ने यही समझा कि हमें देहरादून ही सही रहेगा, और हम देहरादून वापस आ गए। असल में शायद यही शक्ति थी जो राधा जी और आदरणीय अनिल जी यहाँ पर बनाए हुए हैं, और यहाँ का जो सामाजिक साहित्यिक वातावरण है शायद उसी ने हमें वापस खींच लिया। तो मैं खुद बहुत बड़ी साहित्यकार कुछ नहीं हूँ, लेकिन मुझे मौका मिला गढ़वाली संस्कृति पर कला और शिल्प के बारे में कुछ लिखने का। कला और शिल्प थोड़ा बहुत बचपन से मेरे डीएनए में था, क्योंकि मेरे पिता खुद भी बहुत अच्छे आर्टिस्ट, कवि और पत्रकार थे। तो उनके साथ मेरा 8 वर्ष की आयु से ही मिलना हुआ बैरिस्टर मुकंदी लाल जी से। और बैरिस्टर मुकंदी लाल जी आप सभी जानते होंगे कि हाँ, गढ़वाल पेंटिंग्स के लिए वो पूरी तरह डिवोटेड थे, और पेंटिंग्स की वजह से ही मेरे पिता से जुड़े भी थे। मैं कोटद्वार से हूँ, मेरा बचपन कोटद्वार में बीता, और मुकंदी लाल जी का एक ही लालच होता था, एक अच्छी सी कॉफ़ी मेरे घर में, वो भी मेरे हाथ की, क्योंकि माँ मेरी आज यहाँ बैठी हैं, वो पढ़ाती थी तो उनको समय नहीं था, लेकिन मैं कॉफ़ी पिलाती थी उनको, और वो आकर के चर्चा करते थे अपने हर आर्टिकल की, और जो कुछ भी उन्हें मौलाराम जी के बारे में वो कुछ कह सकते थे। तो हमारे गढ़वाल की जो गढ़वाल पेंटिंग्स हैं वो मौलाराम जी के जो छोटे छोटे भित्ति चित्र, जो उन्होंने भित्ति भी नहीं, उन्होंने जो चित्र बनाए जिनमें रंगों का संयोजन किया, और इतना नफीस संयोजन किया कि वो कांगड़ा शैली, पहाड़ी शैली और बिनेश्वर शैली और मुग़ल शैली, उस सबको भी पीछे छोड़ गए। मौलाराम जी के अभी चित्र जो हैं देश विदेश में सभी संग्रहालयों में हैं इस समय, और उन्होंने हमारे गढ़वाल को एक बहुत बड़ा नाम दिया, एक बहुत बड़ा स्वर भी दिया, क्योंकि उन्होंने 3 पुस्तकें भी लिखी। वो अपने नाम के आगे हमेशा लिखते थे कवि मौलाराम। खुद कवि थे, दार्शनिक थे, और उस समय के बहुत बड़े चित्रकार थे। मेरा समय ख़त्म हुआ, धन्यवाद। और आज बहुत ही खुशी की बात है कि आदरणीय श्रद्धा मैम की माता जी भी यहाँ पे हैं हम लोगों के बीच। आपका माता जी विशेष स्वागत, और जनरल बख्शी भी यहाँ पे हैं। तो आप दोनों श्रद्धा मैम को सपोर्ट करने के लिए आए, बहुत बहुत धन्यवाद। और मैं सभी 12 वक्ताओं को मैं बहुत धन्यवाद देना चाहती हूँ फुलवारी की ओर से। आपको इतना कम समय दिया गया, लेकिन आपने इतने अच्छे से अपने लेख के बारे में यहाँ बताया, और इतना अच्छा माहौल यहाँ पर रजत जयंती उत्सव में आपने क्रिएट किया। अब मैं आदरणीय अनिल जी से कहूँगी कि अब सत्र का द्वितीय अंश प्रारंभ करें और चर्चा को आगे बढ़ाएं। धन्यवाद राधा जी।
आज इस फुलवारी के जो हमारा चर्चा की जो एक श्रृंखला है उसमें आज इस 25वें अध्याय में आप सबको प्रणाम। सर्वप्रथम जो आज यहाँ विद्वान वक्ताओं ने यहाँ बहुत ही संक्षिप्त में 3 मिनट में, ये सरासर अन्याय है वैसे कि इतने महत्वपूर्ण विषयों पर जो आपने लेख लिखे हैं उनके लिए केवल मात्र 3 मिनट का समय मिला। आप लोग सब हम आपका बहुत सम्मान करते हैं, आप सभी विद्वत जन हैं और जाहिर है इसीलिए इस महत्वपूर्ण पत्रिका में आपने आपके लेखों को यहाँ पर स्थान मिला है। दिक्कत वही है कि क्योंकि समय का अभाव है और सभी को हम चाहते थे लिखने में। इसमें मैंने देखा 108 लगभग अध्याय हैं आपके, 2 उनको छोड़ के, अगर जो संपादकों और जो अन्य जो प्रस्तावना वालों के जो अंश हैं उनको छोड़ दें अगर जो, तो लगभग 106 इसमें अध्याय। तो सभी बड़े बहुत ही मैं कहूँगा विस्तार से उन्होंने अपने अपने क्षेत्र में लिखा है। तो प्रथम आपको बहुत बहुत धन्यवाद, आपने बहुत कम समय में अपनी बात को कहा, उसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। अलग से एक मौका लगेगा तो हम लोग एक एक अलग पे उसमें फिर कोई विस्तार से उस पर चर्चा करने की बात करेंगे। मैं सर्वप्रथम जैसा अभी राधा जी ने बताया, अभी तक हर प्रकार की जो अन्य विधाएं थी उनमें यहाँ चर्चा हो चुकी है। इस बार हमने सोचा क्योंकि साहित्य जो रचना है वो अपने आप में एक अलग किस्म का विषय है और साहित्यिक रचना के अलावा जो साहित्यिक एक प्रकार से समालोचना है, आलोचना है या जो इस प्रकार के विषय हैं वो भी एक साहित्य का बहुत महत्वपूर्ण अंग है। और उसी में मेरे ख्याल से साहित्यिक पत्रिका की एक बहुत बड़ी, एक बहुत महत्वपूर्ण भूमिका है जो एक प्रकार से पाठकों में और लेखकों में, रचनाकारों के बीच में एक सेतु का कार्य करती है। तो और जो साहित्यिक पत्रिकाएं हैं उनको चलाना, उनको, क्योंकि आमतौर पर किसी ऐसी जो पॉपुलर पॉप म्यूज़िक है या इस प्रकार की चीज़ें हैं जिसमें बहुत ज़्यादा आत्मीय गहराई नहीं है, उसको आसानी से बिक जाती है, उसको चलाने के लिए बहुत ज़्यादा धन की दिक्कत नहीं होती है। लेकिन इस प्रकार की पत्रिका को चलाना और गहन, जैसे कहते हैं, गंभीरता से उसको चलाना, ये एक बहुत मेरे ख्याल से महत्वपूर्ण विषय है और इसलिए इसको हमने सोचा इस पत्रिका पर भी हम लोग चर्चा करें। और ये जो अंक है इसका मुझे ये भी सौभाग्य प्राप्त था कि जिस दिन इसका वहाँ पर दून विश्वविद्यालय में, दून पुस्तकालय में इस पे जब पहला इस अंक के बारे में जो लोक संस्कृति पर है उस पर हम लोगों को वहाँ सब प्रतिभाग करने का अवसर मिला था। ये बहुत ही अच्छी एक अंक है। तो उस दृष्टिकोण से मैं सर्वप्रथम आज जो इसके प्रधान संपादक हैं आदरणीय हमारे रजनीश त्रिवेदी जी, उनको मैं बहुत बहुत उनका स्वागत भी करता हूं और उनको आप सब की ओर से धन्यवाद देता हूं कि वो इस कार्य में लगे हुए हैं और वो निरंतर, वैसे तो इसको हर सप्ताह इनका अलग से जो है साप्ताहिक एक जो पत्रिका निकलती है, एक प्रकार से न्यूज़लेटर है वो निकलता है, जिसमें वो यद्यपि वो देहरादून से छपता है लेकिन सारे देश या इवन विदेश में जो हिंदी से संबंधित जो उसमें कोई ऐसे महत्वपूर्ण विषय है होंगे वो उसमें अवश्य उसमें अंकित रहते हैं। तो इसके साथ मैं उनको बधाई देता हूँ। इस पत्रिका की जो हमारी परामर्श संपादक हैं वो आदरणीय हमारी डॉक्टर सुधा रानी पांडे जी, जिनका सानिध्य हमको वैसे भी हर प्रकार से प्राप्त होता रहता है। वह इस पत्रिका के पीछे भी मैं कहूँगा बहुत उनकी शक्ति, इसमें प्रेरणा और शक्ति सब उसमें है और त्रिवेदी जी को हमेशा वो एक प्रकार से शक्ति देती हैं, उनको प्रेरित करती हैं, उनको मदद करती है, मार्गदर्शन करती हैं। तो उनको भी मैं बहुत बहुत स्वागत करता हूँ उनका। और मैं अपने जो विद्वान हमारे संस्कृत के डॉक्टर राम विनय जी हैं, जो किसी भी महत्वपूर्ण चर्चा अगर जो कहीं है तो सारगर्भित और बहुत विद्वान का जो एक प्रकार से वक्तव्य होता है उनका रहता है, मैं उनका बहुत स्वागत करता हूँ। इसमें लगभग एक अगर जो हम संपादक
के और सभी जो प्रस्तावना है उसको ले तो लगभग 108 इसमें लेख हैं। 162 पृष्ठ की ये है और इसमें साहित्य, गीत, कला, नृत्य, नाटक, कहानी, कविताएं, साक्षात्कार सभी प्रकार के इसमें लेख हैं। और इसका बहुत मैं इस बात से और भी ज़्यादा प्रभावित हूँ कि कितने प्रयास किया होगा कि देश भर के लेखकों से उन्होंने संपर्क स्थापित करके और उनसे लेख मांगे। इसमें अगर जो इसका विस्तार आप देखें, जो विभिन्न लेखों का है, वो भाषाएं हों, बोली हों, प्रांत हों, तो उसका अगर जो आप देखें भोजपुरी, अवधी, राजस्थानी, सिंधी जो है, असमिया, अरुणाचल प्रदेश का, पूर्वांचल का, कुमाऊनी, गढ़वाली, जौनसार, बाबर, रवाल्ठी, उड़ीसा, कश्मीरी, डोगरा, मतलब प्रांत और भाषा दोनों मैं बोल रहा हूँ, कर्नाटक, केरल, गुजरात, गोवा, छत्तीसगढ़, झारखंड, तमिलनाडु, तेलुगु, नागा, पंजाब, बंगाल, मैथिल, मालवा, महाराष्ट्र, विदर्भ, मेघालय, मणिपुर, सिक्किम, हरियाणा, हिमाचल और दिल्ली। अब आप इससे अंदाज लगा सकते हैं कि इसके पीछे कितना प्रयास किया होगा। असल में संस्कृति का यहाँ बहुत विद्वानों ने कहा और अभी आदरणीय डॉक्टर सरोजनी नौटियाल जी ने बहुत अच्छे विद्वान लोगों को कोट भी किया कि संस्कृति क्या है। और असल में मैं तो बहुत साधारण व्यक्ति हूँ, लेकिन ये मैं जानता हूँ इतना कि मनुष्य भोजन, पानी, संपत्ति के लिए तो लड़ता है, लेकिन उससे ज़्यादा लड़ता है वो नैरेटिव के लिए, जो वो सोचता है कि उसकी पहचान है या जिस चीज़ के लिए वो, जिसको जीवन में अर्थ देता है, महत्व देता है, जिसको जो मूल्य हैं उसके लिए लड़ता है। और युद्ध सारे संसार में भाग्य दुर्भाग्य से उसी चीज़ पर होते हैं, सही कहिए या गलत कहिए। मनुष्य के लिए संस्कृति बहुत महत्वपूर्ण चीज़ है। और जो एक प्रकार से जिस भी भूगोल में कोई समूह रहता है, वो समूह उस भूगोल में एक प्रकार से जीवन को जीने का जो संघर्ष करता है और फिर पीढ़ी दर पीढ़ी जो वो एक प्रकार से उस अनुभव को इकट्ठा करता है, उस अनुभव से महत्व जो है, मूल्य बनते हैं। उसी से फिर वो जब एक पीढ़ी से दूसरी को जाता है तो वो शब्द में और जो बिना बोले व्यक्त और अव्यक्त जो है, दोनों के माध्यम से फिर जो है वो संस्कार में बनता है। और जो दो प्रकार के हैं, एक प्रकृति और एक संस्कृति। संस्कृति जो है वो मनुष्य के अनुभव से निकली हुई है। प्रकृति तो सूर्य रोज सुबह आता है और शाम को ढलता है, उसमें हम कुछ नहीं कर सकते हैं। लेकिन उसकी गर्मी से या सर्दी से हम क्या पहनेंगे, कैसे पहनेंगे, वो हमारी संस्कृति है। तो संस्कृति में भी अब दो पार्ट हैं। एक भाग है जो शब्दों में लिख कर आ गया और जो एक प्रकार से और ज़्यादा गहन, मैं कहूँगा छन के और आगे गया, तो वो तो फिर हमारी एक प्रकार से अखिल भारतीय संस्कृति में चले गए, चाहे शास्त्रीय हो या हमारी वेद हो। या एक है जो इन सब के साथ साथ हर स्थान पर अपने स्थानीय स्तर पर जो विषम या विशिष्ट परिस्थितियां हैं या जो अनुकूल परिस्थितियां हैं उनके अनुरूप होती है, जो वहाँ की धरती से निकलती है, वो है लोक। और वो जो है वो एक प्रकार से प्रकृति और संस्कृति का बहुत सुंदर समन्वय जो प्रथम तय होता है वो लोक है। और वो लोक संस्कृति का ये मेन अंक है जिसमें ये सारे मैंने विस्तार आपको बताया। इसमें मैं कुछ जो संपादक महोदय ने इसमें हमारे आदरणीय जो संपादक महोदय हैं, उन्होंने अपनी जो संपादकीय है, संपादकीय में लिखते हैं, दिशि दिशि फैली सुंदरता जब लोक अनुभूति में समाती है तो वो भांति भांति के रूप धरती है, जो साहित्य, संगीत, चित्रकला, शिल्प आदि में श्रुति परंपरा के माध्यम से अपने वैभव की अनवरत साक्ष्य देती आ रही है।
ये हमारे संपादक महोदय लिखते हैं। और बहुत अच्छे इसमें दो विद्वान जनों का उन्होंने शुरू में एक प्रकार से निबंध लिए हैं। प्रोफेसर डॉक्टर श्रीराम परियार जी का, उनकी मैं कुछ पंक्तियां पढ़ूंगा। लोक साहित्य, चिति, यह तीनों हम इसको नीचे करो। जो बात हम हमेशा महसूस करते आए हैं वह यह है कि लोक का बहुत व्यापक अर्थ हमारे यहाँ आता है। जब हम 3 लोक 14 भुवन की बात करते हैं तो सीधा अर्थ है हमारे दृष्टि से बाहर का जो संसार है उसे ही लोक कहा है। मैं एक क्योंकि जो यह पत्रिका है और जो ये पूरा एक भागीरथी प्रयास हमारे संपादक महोदय कर रहे हैं, उनको प्रेरणा उनके पिताजी जो बहुत ही विद्वान हमारे लेखक भी थे, कवि भी थे और हमारे हिंदी के बहुत पुरोधा थे, उनकी कविता मैं पढ़ना उपयुक्त समझता हूँ। उससे पहले कि मैं फिर ये चर्चा, दोनों यहाँ जो महानुभाव बैठे हैं हमारे, उनसे मैं अनुरोध करूँ कि वो इस चर्चा को आगे बढ़ाएं। एक कविता इसी में छपी है आदरणीय डॉक्टर गिरिजा शंकर त्रिवेदी जी की, कोई घर आने वाला है। ये कविता एक प्रकार बहुत छोटी कविता है और क्योंकि ये लोक संस्कृति से संबंधित है, ये इसकी जो शैली है वो भी उन्होंने उसी शैली में उसको, लोकगीत की शैली में उन्होंने उसको लिखा है। गोरी सर के अचरा तोर, कोई घर आने वाला है। पुल के अंगना, खन के कंगना, छर के तन का सोना, चमके बेदी, महके मेहंदी, हर से कोना कोना, खिलेंगे सपने मिलेंगे अपने, साध सज्जा अनुरागिन, उठे मन में मधुर हिलोर, कोई घर आने वाला है। आज ले गजरा, गूंथ ले गजरा, मोतिन मांग सजा ले, पचरंग अंगिया, सतरंग बगिया, नवरंग फूल खिला ले, री अलबेली सोन चमेली, भर दे दूध कटोरा, कागा छत पे मचावे शोर, कोई घर आने वाला है। बहकी कलियां चहकी गलियां, झुकी झुकी झूमे डाली, पिया की प्यारी, खिला ले क्यारी, बली बली जावे माली, मछली अलके पगली पलकें, तितली उड़े चितवन की, तापे पुरवा कैसे झकोर, कोई घर आने वाला है। इंद्रालय से सभार हमारे आदरणीय डॉक्टर गिरिजा शंकर त्रिवेदी जी। मैं इस प्रारंभिक एक प्रकार से इंट्रोडक्शन के साथ मैं अब अनुरोध करूंगा आदरणीय डॉक्टर सुधा रानी जी से कि वह थोड़ा सा इस पत्रिका के बारे में भी बोलेंगी और फिर चाहें तो आप हमारे संपादक महोदय से कोई चर्चा में प्रश्न या कोई ऑब्जर्वेशन देना चाहें। चौथा विशेषांक है ये, और प्रसंगवश यह पहले नवोदित स्वर था जिसको रजनी जी ने छात्र जीवन में शुरू किया था। उनके पिताजी बहुत वर्ष तक दिखाते रहे, किन्हीं कारणों से बंद हो गया और उसके बाद ये नवोदित प्रवाह करके ई पत्रिका के रूप में चालू किया गया और लगातार हर बुधवार को आता रहा। प्रसंगवश मैंने वार्ता करी, इतना अच्छा आता है तो उसका वार्षिक अंक निकाला जाए, और उस क्रम में यह अंक लोक संस्कृति अंक निकाला गया जिसमें कि पूरे भारतवर्ष की संस्कृति को उद्घाटित करने का प्रयास किया गया है। और सबसे बड़ी चीज़ तो यह है कि इसमें जो इनका बहुत बड़ा नेटवर्क है, सारे देश भर में जो अलग अलग संपादक मंडल, रेणु पंत, इंदिरा किसले, लखनऊ से, तो वो लोग भी अपना आपस संयोजन करते हुए और इनके सामग्री इकट्ठा करना, एडिट करने के लिए लगातार संवाद करते रहते हैं। और यह निश्चय ही एक भगीरथ प्रयास है, क्योंकि आज साहित्यिक पत्रिकाएं बंद होती जा रही हैं। जो निकल भी रहे हैं उनके संपादक लगातार कहते रहते हैं फेसबुक में कि आप मेंबर बनिए, इसको पढ़िए। जो छप भी रहे हैं, अच्छी पत्रिका निकल रही हैं, और उस रूप में जैसे ज्ञानोदय निकलती थी, सारिका निकलती थी, बड़ी पत्रिका पुरानी, और धर्मयुग,
साप्ताहिक हिंदुस्तान वैसी पत्रिकाएं बंद हुई हैं। तो एक प्रकार से जो आम जनता को, क्योंकि वो ये पत्रिकाएं जब घरों में आती थी तो केवल BA में करने वाले छात्रों की नहीं होती, पूरा घर उनको पढ़ता था। और समाज में एक वातावरण उत्पन्न करने के लिए जो साहित्यिक पत्रिकाओं का योगदान होता है, उनमें जो है आज के दिन में, और सबसे बड़ी चीज़ ये शांता सुखा है कि किस रूप में आलेख इकट्ठे करते हैं, किस रूप में सब आता है, एडिट करते हैं। इस बार राजेंद्र चतुर्वेदी जी लोक वार्ता विज्ञानकार हैं और IGNCA से उन्होंने बहुत बड़ी प्रोजेक्ट की हुई है, बहुत दिन से अब भी कर रहे हैं। तो वे लगातार कहते हैं कि विश्वविद्यालयों में लोक वार्ता विज्ञान की कक्षाएं जरूर चलाई जानी, क्योंकि लोक से ही संस्कृति बनती है। लोक है क्योंकि लोक संस्कृति है तो उसके साथ मनुष्य का जीवन, लोक से ही शास्त्र का रूप है। तो इस लोक संस्कृति में जिस प्रकार संस्कृति का जीवंत रूप प्रस्तुत किया है, बस मैं संपादक जी से पूछना चाहूँगी कि करते करते आपके उसमें विशेषांक के लिए मैंने ही प्रेरित किया। पहला विमोचन हुआ दून विश्वविद्यालय में, दूसरा पुस्तक मेला में, तीसरा टेक्निकल यूनिवर्सिटी में, और चौथा हम लोगों ने ये प्रति सबसे पहली प्रति माननीय राज्यपाल महोदय को दी। वो इतना अभिभूत हुए, उनका नहीं हम लोग करेंगे, इसको अच्छी तरीके से करेंगे। और उन्होंने 15-20 मिनट में संपादक, आधा घंटा संपादक जी से एक एक लेख को देखा। उनका आपने जो अद्भुत काम किया है और इस पर जो है लगातार चर्चा होनी चाहिए। तो संपादक जी से मैं जानना चाहूँगी कि ये बात ठीक है कि आपके संस्कार में पिताजी का साहित्य बसा हुआ है, कानपुर से साहित्यिक गौरव लेकर जो आए वो उत्तराखंड में एक नई सुगंध लेकर फैला था। तो इस प्रकार की प्रेरणा ई पत्रिका के रूप में कब कैसे आई और वार्षिक रूप में प्रस्तुत करने के लिए आई? आदरणीय। धन्यवाद आदरणीय। सर्वप्रथम तो फुलवारी में चर्चा श्रृंखला की रजत जयंती के अवसर पर मैं आदरणीय रतूड़ी जी और आदरणीय राधा मैडम को हार्दिक धन्यवाद और बधाई देता हूँ। इसलिए और भी महत्वपूर्ण हो जाती है कि नई दिल्ली और हरियाणा से प्रकाशित होने वाले दैनिक हरिभूमि में आज नवोदित प्रवाह लोक संस्कृति विशेषांक की समीक्षा प्रकाशित हुई है रविवासरीय परिशिष्ट में। जहाँ तक आपने कहा कि प्रेरणा कहाँ मिली, प्रेरणा स्रोत तो आप ही हैं। असल में पत्र पत्रिकाएं इतनी बड़ी संख्या में निकल रही हैं, लेकिन उनमें राजनीति हावी है, अपराध हावी हैं। लेकिन जो संस्कृति, साहित्य, कला, वो किसी समय धर्मयुग, साप्ताहिक हिंदुस्तान, कादम्बनी के माध्यम से जो प्रमुखता रहती थी उनकी, आज वो दिखाई नहीं पड़ती या किसी कोने में कहीं कुछ पड़ा होता है। व्यावसायिक पत्रिकाएं बंद होती गईं, केंद्रीय पत्रिकाएं बंद होती गईं, तो साहित्य, कला, संस्कृत भी उपेक्षित सी होने लगी। मैंने सोचा हमारे पास साधन तो नहीं है, संसाधन तो नहीं है, लेकिन लोग हैं हमारे पास। मैं प्रयास करता हूं कि एक ऐसा समाचार पत्र, ऐसी पत्रिका निकाली जाए जो सिर्फ साहित्य, कला, संस्कृति पर ही केंद्रित रहे, और उसका बड़ा अच्छा परिणाम निकला। लोग उसकी तलाश करते हैं। साप्ताहिक 4 पेज का होता है और वार्षिक तो अभी 4 वर्षों से शुरू हुआ है। तो प्रेरणा जो लेखक हैं, जो कलाकार हैं, जो संस्कृति पुरुष हैं, वही हमारी प्रेरणा है। मैं आदरणीय डॉक्टर राम विनय से चर्चा को आगे बढ़ाने के लिए अनुरोध करूँगा। बहुत बहुत धन्यवाद सर। आज अत्यंत आनंद का विषय है कि नवोदित प्रवाह नाम की वार्षिक पत्रिका पर हम आज विमर्श करने के लिए उपस्थित हुए हैं। दरअसल आज के समय में जहां साहित्यिक पत्रिकाओं का लोप सा हो गया है और अगर कुछ पत्रिकाएं निकल भी रही हैं तो बड़ी चुनौतियों को झेल करके निकल रही हैं, उसमें इतनी सुंदर पत्रिका, वह भी विशेषांक के रूप में निकालना सचमुच ही बहुत बड़ी चुनौती की बात है और इसके लिए आप बेशक बधाई के पात्र हैं। पूरे देश भर से जितने आलेख संचय किए गए हैं वो सब अपने आप में बहुत ही महत्वपूर्ण है, चाहे यहाँ स्थानीय आलेख हों, चाहे देश के विभिन्न कोनों से
मंगाए गए आलेख, सब में लोक संस्कृति की एक अभिनव सुगंध बसी हुई है। दरअसल लोक को छोड़ करके कुछ भी नहीं है, लोक ही मूल है। निसर्ग की जो वास्तविक अवस्था है वही लोक है। जिसे देखें तो लगे कि यही वास्तविक है, ओरिजिनल है, वही लोक है। जैसे खदान से कोई चीज निकालते हैं, कोई रत्न निकलता है, कोई पत्थर निकलता है, तो वह स्वाभाविक है। उसे हम गहने बनाने के लिए, आभूषण बनाने के लिए उसे तराश करके अलग कर दे, वो शास्त्र रूप हो जाएगा, लेकिन मूल रूप में वह लोक ही लोक है। तो वह जो मूल स्वरूप है लोक का, उसको जीने के बाद ही उस पर काम करने, उस पर सोचने का मन बनता है। बेशक आदरणीय त्रिवेदी जी ने इस विषय में सोचा कि लोक संस्कृति विशेषांक निकालें। इससे पहले उन्होंने प्रेम विशेषांक निकाला था। प्रेम विशेषांक में मैं तो शामिल हो नहीं पाया, लेकिन लोक संस्कृति विशेषांक में छपते छपते मैं भी लटक गया। एक छोटा सा आलेख मैंने भी उसमें, इस युग के बहुत बड़े लोक साहित्यकार, बहुत बड़े कवि, जिन्होंने लोक भाषा में भी पर्याप्त लिखा और हिंदी साहित्य में भी पर्याप्त लिखा, नवगीत विधा में कैलाश गौतम, जो इलाहाबाद के थे, प्रयागराज के, बहुत बड़ा काम उन्होंने किया। उन पर मेरा भी एक आलेख है। मैं आदरणीय भाई साहब से यह पूछना चाहता हूँ कि आपके भीतर यह लोक के प्रति जो जागृति पैदा हुई, वह अचानक कहाँ से इस तरह की चीज आई जिसको लेकर के आपने ये पूरे देश को खंगाल डाला कि लोक को ही चुना जाए, कोई और विषय नहीं चुनने का क्या कारण था? जरा इस पर कुछ बात करें, फिर चर्चा आगे बढ़ाएं। स्वभाव में है और मैं बहुत अच्छा श्रोता रहा हूँ शुरू से आज तक। मुझे जवाब देने में बड़ी कठिनाई होती है। दरअसल मैं लोक जीवन से निकला हूँ और जो लोक संस्कृति है वो लोक जीवन से ही निकलती है। लोक संस्कृति पौधे में लगाया गया कोई पौधा नहीं है जिसे आप प्रदर्शन के लिए लगाते हैं शहरों में और भूल जाते हैं। अगर आपको लोक संस्कृति देखनी है तो गांव में जाइए, लोक संस्कृति वहाँ पर है। हम तो पाश्चात्य संस्कृति के चंगुल में फंसे हुए हैं, लोक संस्कृति कहाँ है? तो जो लोग गांव से निकले हैं, लोक जीवन से निकले हैं, वो लोक संस्कृति का महत्व समझते हैं और अपने अंदर जीते हैं। वहीं से उनको संस्कार मिलते हैं और संस्कार से ही उस संस्कृति को आगे बढ़ाते हुए आते हैं। तो ऐसा कुछ नहीं है, मैं लोक संस्कृति का उपासक हूँ। उसके बारे में विद्वानों ने बहुत कुछ कहा, यहाँ पर भी विद्वानों और विदुषियों ने अपने विचार व्यक्त किए। मैं तो सीखने की प्रक्रिया में ही रहता हूँ सदैव कि लोक संस्कृति क्या है, ये जानने के लिए ही इस विशेषांक को निकाला। और जब उसमें चतुर्वेदी जी, डॉक्टर श्री राम परिहार जी, जब इनके लेख पढ़े तो समझ में आया कि संस्कृति क्या है, लोक संस्कृति क्या है, जिससे हम अनभिज्ञ थे और मेरे ख्याल से बहुत लोग अनभिज्ञ होंगे। वो संस्कृति का वास्तविक अर्थ, लोक संस्कृति का वास्तविक अर्थ नहीं समझ सकते जब तक कि उसके निकट नहीं जाएंगे तो जिएंगे नहीं। तो आपके प्रश्नों का उत्तर तो मैं नहीं दे रहा हूँ, लेकिन सिर्फ अपनी बात कह पाया हूँ। असल में हमारे संपादक महोदय जो है, लिखने में, संपादन करने में तो बहुत ही उनकी मैं कहूँगा बहुत आगे हैं, लेकिन बोलने में वो थोड़ा संकोच करते हैं, ऐसा मैंने महसूस किया। और मेरे उनसे बात हो रही थी तो मुझे कह रहे थे मैं आधा घंटा क्या बात करूँगा, लेकिन हमने कहा नहीं, क्योंकि आप एक ऐसा कार्य कर रहे हैं जिसमें जो एक प्रकार से जो हम लोग अभी तक यहाँ बैठाया हमने जिन लोगों को, वो पुस्तक जिन्होंने लिखी है या कोई कविता या संग्रह या कोई, लेकिन मेरे विचार से साहित्यिक पत्रिका के जो संपादक हैं वो बहुत सम्मान के पात्र हैं। और ये मेरे विचार से बहुत महत्वपूर्ण है कि हम जो यहाँ जितने प्रबुद्ध लोग यहाँ पर, ये जितने यहाँ विद्वान लोग बैठे हैं, साहित्य प्रेमी, कला प्रेमी, मेरे विचार से साहित्यिक पत्रिका को आगे बढ़ाना, उनको उनके उस एक प्रकार से उस आंदोलन में शरीक होना एक हम लोगों के लिए हमारा कर्तव्य है। और हमारा इसमें, क्योंकि हम लोगों की बड़ी आस्था है साहित्य में, मैं इसीलिए इस विषय में थोड़ा सा आपसे
व्यवहारिक बात करूँगा, इसमें साहित्यिक बात नहीं है, क्योंकि चाहे वो सुंदर फूल कितना हो, उसकी जड़ में जो जितनी मजबूत होगी उतना ही वो फूल खिलेगा। आपकी ये बहुत अच्छा, आप क्योंकि पहले जैसे आपके पिताजी ने, आदरणीय गिरिजा शंकर जी ने भी इस प्रकार की पत्रिका चलाई थी, और फिर आपने अपने सेवानिवृत्ति के पश्चात इसे पुनर्जीवित करा, एक प्रकार से उसी नाम को थोड़ा सा बदला। तो ये एक प्रकार से इसको हर सप्ताह आप समाचार भी निकाल रहे हैं साहित्यिक, और एक आप जो विशेषांक भी निकाल रहे हैं, ये एक बहुत बड़ा प्रयास है, क्योंकि उसमें दोनों मतलब मस्तिष्क का भी, शारीरिक ऊर्जा भी, समन्वय भी, और सबसे बड़ी चीज़ है धन भी उसमें लगता है। तो ये जो चुनौती है, और किसी भी काम को एक बार करना बहुत आसान हो जाएगा, कठिन होता है एक बार भी कोई मैं कहूँगा बिल्कुल उत्कृष्ट तरीके से करना, लेकिन उसको निरंतर, उसको एक प्रकार से जैसे सरिता आप ये बहा रहे हैं, वो उसकी जो चुनौती है, और विशेष तौर से जो ऐसा है कि जो आमतौर पर प्रसिद्धि और धन जो है, इन दो चीज़ के लिए मनुष्य बहुत मोटिवेटेड रहता है, इसके लिए बड़ा वो एक प्रकार से उसको किसी प्रोत्साहन की ज़रूरत नहीं है, वो स्वयं इसमें लग जाता है। लेकिन ये जो कार्य है, इसमें ना तो आप प्रसिद्धि ढूंढ रहे हैं, ना आप इससे बेचकर कोई धन आपको मिलने वाला है एकदम से, कम इतने यहाँ साहित्य प्रेमी संसार में अभी उस रूप में आए नहीं जैसे दुर्भाग्य से होना चाहिए एक्चुअली। तो ये चुनौती को देखते हुए आप इसके लिए व्यवस्था कैसे करते हैं, एक अगर जो आप चाहें बताना, क्योंकि उससे थोड़ा उसको लोग अप्रिशिएट करेंगे कि, और दूसरा इसको आप आपके समक्ष क्या चुनौतियां हैं, और आप इसके बारे में आपका जो भविष्य के लिए कोई जो विजन है मैं कहूँ, या जो दृष्टा है वो क्या है, उसको थोड़ा सा आप अगर जो। चुप रहूं तो वेदना अंतर में होती है, बोलता हूँ तो बड़ी तकलीफ होती है। आपके प्रश्न हैं, उन प्रश्नों के कुछ उत्तर होने भी चाहिए, कुछ होंगे भी, लेकिन वो मेरे पास होंगे ये कहना सही नहीं है। क्या बात है, नवोदित प्रवाह, उसके प्रवाह जुड़ा हुआ है, और जब कोई चीज़ प्रवाहित होती है तो रास्ते में रोड़े भी आते हैं, कंकड़ भी आती हैं, बजरियाँ भी आती हैं, लेकिन गंगा सदैव प्रवाहमान रहती है, वो गंगा सागर की ओर चली ही जाती है। ये लघु पत्रिका है, लघु साहित्यिक पत्रिका है। समाचार पत्र भी है, वो साप्ताहिक लघु समाचार पत्र है, और लघु पत्रों के सम्मुख जो चुनौतियां होती हैं, खासकर जब कोई प्रकाशन व्यावसायिक ना हो, कोई उसका प्रकाशक ना हो, व्यक्तिगत प्रकाशक हो, तब तकलीफ बढ़ जाती हैं, चुनौतियां और अधिक जटिल हो जाती हैं। जो 4 पृष्ठ का साप्ताहिक है, उसमें मैं किसी से भी आर्थिक सहयोग नहीं लेता हूँ, 10 पैसे का भी नहीं लेता हूँ। ज़रूरी है क्योंकि RNI की शर्तें होती हैं कि उसमें पृष्ठ संख्या डालिए, उसमें उसका वार्षिक मूल्य लिखिए, तो वार्षिक मूल्य हमने लिखा हुआ है 100 रुपये वार्षिक, लेकिन मैंने शायद ही किसी से मांगा हो या किसी से कहा हो। हाँ, देश के विभिन्न भागों से कभी कभी 100 रुपये का पहले मनी ऑर्डर आ जाता था, आजकल वो बैंक में सीधे पहुंच जाता है, और कई बार तो भेजने वाले का पता ही नहीं चलता भेजा किसने है वो। लेकिन ये भी सच्चाई है कि जो वार्षिक अंक हमने पिछले 4 अंक निकाले हैं, उसमें हमें सहयोग मिला है। बहुत ज़्यादा हमें उसके लिए गिड़गिड़ाना नहीं पड़ता है, सिर्फ अपनी भावना पहुंचानी पड़ती है। डॉक्टर एस फारूक, सरदार लाल ओबराय जी, क्वांटम यूनिवर्सिटी के गोयल साहब जैसे महापुरुष जो हमारे सहयोग के लिए सदैव तत्पर रहते हैं, अगर हम नहीं मांगते हो तो कहते इस बार क्यों नहीं कहा। तो ऐसे लोगों को अगर हम अपने पास पाते हैं तो ये धारा कभी रुकेगी नहीं, बढ़ती रहेगी। विजन क्या, मैं खुद काला चश्मा लगाए बैठा हूँ, इस समय ना मैं पढ़ सकता हूँ ना लिख सकता हूँ, तो विजन को ठीक करने के लिए उसको लगाया है।
लेकिन फिर भी मैं चाहता हूँ कि मैं अपने समय का सदुपयोग करते हुए आज के समकालीन रचनाकारों को इससे जोड़ सकूं। किसी विचारधारा से प्रेरित होकर ये नहीं निकाली है, और इन चाहे 4 पृष्ठ हो या 160 पृष्ठ का वार्षिक अंक हो, मैं किसी विचारधारा का शिकार होने भी नहीं देना चाहता। हाँ, रचनाओं में अलग अलग तेवर हो सकते हैं, उनके रंग हो सकते हैं। जैसे हम इस फुलवारी में बैठे हुए हैं, फुलवारी में तो फूल बहुत होते हैं, फूल के रंग बहुत होते हैं, उनकी गंध भी बहुत होती है, लेकिन पुष्प कभी भी ये नहीं कहता कि मेरी गंध क्या है। पुष्प कभी ये नहीं कहता कि मेरा रंग क्या है। उसको तो समझने वाले जो उसका मूल्यांकन करते हैं वही समझ सकते हैं कि कौन से पुष्प गंधवान है, कौन से पुष्प पूजा पे चढ़ाने वाले हैं, क्योंकि सारे पुष्प पूजा पे चढ़ाने वाले नहीं होते हैं, ये भी समझना चाहिए। कुछ लोग समझते होंगे कि सारे फूल से पूजा पे चढ़ाए जा सकते, ऐसा नहीं है। ये एक अलग विषय है, गंभीर विषय है। वो डॉक्टर रामेंद्र सिंह और माननीय डॉक्टर सुधा पांडे ज़्यादा विस्तार से बता सकती हैं कि कौन से पुष्प होते हैं जो पूजा में नहीं चढ़ाए जाते हैं। ऐसे ही ये नवोदित प्रवाह भी एक पुष्प है, उसमें तरह तरह के फूल हैं। जो लेखक है, रचनाकार हैं, वो उसके फूल हैं, उन फूलों के अपने रंग हैं, उन फूलों की गंध है। मैं तो सिर्फ एक डलिया में उनको रख कर चलता हूँ, उनमें क्या गंध है, कैसे हैं, वो उसके जो समीक्षक हैं, मूल्यांकन करने वाले लोग हैं, उसकी गंध को महसूस करेंगे, उसकी समीक्षा करेंगे, और जो उसका सारांश मैं देखूंगा, उसी को आगे बढ़ाते हुए आगे चलूँगा। धन्यवाद। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। हाँ, आपने देखा जो एक साहित्य के जो गंभीर अध्येता हैं और उसके हिसाब से जो उनका एक जितनी जो गहरी जो समझ या मैं कहूँ एक प्रकार से संवेदन है उनका, उसके दृष्टि से उनकी विनम्रता जो है वो वाकई में बहुत कमाल की है। और बहुत अच्छा आपने उसका एक प्रकार से अपना उसको अभिव्यक्त किया। मैं इसी संदर्भ में आदरणीय डॉक्टर सुधा रानी जी से अनुरोध करूंगा, क्योंकि वह इसकी एक प्रकार से मार्गदर्शक भी हैं इस पत्रिका की। तो जो ध्येय लेकर ये पत्रिका चली है, उसको आगे आप किस रास्ते पर उसको आप रखना चाहेंगी या कहाँ उसको आप देखना चाहेंगी? एक तरफ तो बहुत बड़ा साहित्य संगीत और कला का समुदाय है, और एक तरफ वो समुदाय है जिसको हम देखते हैं किन रूपों में, और विशेष रूप से युवा पीढ़ी को देख रहे हैं कि कहीं आपस में लड़ाई भिड़ाई, कहीं कुछ। तो सबसे बड़ी चीज़ उठती है कि जब हम लोग कॉलेज में पढ़ते थे तो वार्षिक पत्रिका सबका गठन होती थी, और उससे छात्रों को एक लिखने की प्रेरणा मिलती थी। हमारे संपादक, हमारे शिक्षक वो भी शामिल होते थे, हम लोग भी। और अगर हम संपादक हुए तो हमने संपादकीय ही लिखा, तो उसमें भी साहित्य की पृष्ठभूमि आती है। आज विद्यालयों में ये चीज़ छूट गई है, और जो संस्कार साहित्य का होना चाहिए उसमें ये जरूरी नहीं था कि हिंदी संस्कृत वाले ही लिखें, किसी भी विषय के, किसी भाषा के छात्र लिखते थे। और इसके अतिरिक्त इस युग में जबकि बड़े बड़े व्यावसायिक संपादकों के, व्यावसायिक पत्रिकाओं के, उन्होंने केवल इसलिए छोड़ दिया कि हिंदी पत्रिकाएं बिकती नहीं। तो साहित्य या भाषा विक्रय से नहीं आती। वो कहते थे हिंदुस्तान टाइम्स या नवभारत टाइम्स अंग्रेजी पत्र में तो एक अंक से हमारे खर्चा निकल जाता है। तो वे लोग जो उदारमना, जो करोड़पति थे, तो उनको जो है यह आवश्यक महसूस होना चाहिए था कि हम पत्रिका निकलती रहने दें, लेखकों को प्रोत्साहित करें और साहित्य अधिक से अधिक लोगों तक पहुँचे। अभी भी लेखक लिख रहे हैं, कुछ अच्छी पत्रिकाएं आ रही हैं, किंतु उनका सर्कुलेशन नहीं है। इस पत्रिका को उपलब्धि ये है, इसका सर्कुलेशन बिना किसी विज्ञापन के अपने आप उत्साह जा रहा है। जब ये अंक निकलने था तो रजनी जी मुझे कहा कि राजेंद्र चतुर्वेदी जी को कहिए और उनका लेख हम पहले छापेंगे। मैंने ऐसे ही उनसे फ़ोन पर बात करी और दूसरे दिन व्हाट्सएप पर उनका लंबा ये लेख आ गया। वो इतने समर्पित हैं
लोक संस्कृति के पीछे, क्योंकि मुख्य रूप से वाचिक परंपरा से ही पूरा साहित्य बनता है और वाचिक परंपरा हमारी भारत की ही देन रही है। ऋग्वेद से जो परंपरा चली वो वाचिक परंपरा आगे जाकर पाणिनीय व्याकरण में बनकर फिर परिनिष्ठित साहित्य, लौकिक साहित्य, बड़े बड़े ग्रंथों में। और डॉक्टर राम मीना बैठे हैं, एक गुणादि की बृहद कथा जो पैशाची प्राकृत में लिखी गई, जो आज उपलब्ध नहीं है, बाद में क्षेमेंद्र ने उसका एडिट किया, उसमें जो लोक जीवन भरा पड़ा है वह मनुष्य के अंतर की आत्मा की आवाज़ है। तो लोक से ही वाचिक परंपरा से ही लोक बनता है, उसी से साहित्य बनता है। तो इस साहित्य की लोक संस्कृति तो निकल गया, अगला अंक रजनी जी ने तय कर रखा है कि महिला सृजन अंक होगा। अभी से उन्होंने तैयारी शुरू कर दी है, 1 वर्ष पहले ही तैयारी चालू कर दी। और सबसे बड़ी चीज़ यह है कि राष्ट्रीय स्तर पर बड़े लेखकों के बीच में यह सर्कुलेट होती है, लोग खुद मांगते हैं। क्योंकि जब रजनी जी ने राजेंद्र चतुर्वेदी को PDF भेजा, उन्होंने कहा नहीं सुधा जी मुझे हार्ड कॉपी भिजवाइए, मैं ऐसे नहीं पढ़ूंगा। पहले दिन पढ़कर उन्होंने फेसबुक पर उसके बारे में सर्कुलेट किया। उनके द्वारा पहुंचने का मतलब IGNC है, सच्चिदानंद जोशी और सब लोगों तक चतुर्वेदी जी तो बड़ी चीज़ है। तो चतुर्वेदी जी को मैं बहुत दिन से बुलाना चाह रही हूँ कि एक लोक वार्ता पर, लोक साहित्य पर। गढ़वाल विश्वविद्यालय को कहा कि जो व्यक्ति लोक वार्ता में डूब कर वादव शरण अग्रवाल, भगवत शरण उपाध्याय, कपिला वात्स्यायन, जिनके साथ उन्होंने काम किया, आज भी बड़ी प्रोजेक्ट कर रहे हैं। तो ब्रज लोक संस्कृति पर अब आप देखिए, हम गढ़वाल में या कुमाऊं में बैठकर अपनी लोक संस्कृति को बचाने के लिए, क्षण को बचाने के लिए संसाधन ढूंढ रहे हैं। परंतु ब्रज में आज भी वो संस्कृति बसी हुई है, बिहार मिथिला में आज भी वो संस्कृति मिलती है, क्योंकि वहाँ के लोगों ने, स्थानीय लोगों ने उसको नहीं छोड़ा है। आप चले जाए, दुकान वाला भी वैसी वो नहीं बोलेगा, खान पान भी वैसी रहेगा। तो उस संस्कृति को बचाने के लिए, उस साहित्य को बचाने के लिए अपने निवासियों को और अपने लोगों को इस प्रकार करना। तो यह प्रयास यह है कि ये लोक जीवन, साहित्य और संस्कृति उन लोगों तक पहुँचे जो लोग पढ़ रहे हैं, और वो लोग उन लोगों तक पहुँचाएँ जिनके लिए आज समाज में एक रूपता लाने की ज़रूरत है, समाज में एक संस्कार प्रस्तुत करने की ज़रूरत है। कि जिस विद्रूप संस्कृति है, साहित्य का लक्ष्य यही होता है कि अपने समय की विद्रूपता को शब्दों में उतार कर उससे आगे बढ़ने के लिए। क्योंकि हम नहीं जानते हैं, शिवेत रक्षताई की बात जो कही गई है, अशिव से कल्याण की बात, अशिव से दूर हटने की, अशिव जो कुछ है उसको रक्षा करने की बात। तो आज जो पूरे विश्व में दौड़ फैला दिख रहा है, और छोटी सी गलत बात होगी वो इतनी आग की तरह फैलती है कि वो सही भी ना हो तो लोग उससे प्रभावित होने लगते हैं। तो वो संस्कार को, यद्यपि ऐसे लोग कम रह गए हैं, पढ़ने की स्थिति कम हुई है, लिखने की स्थिति कम हुई है, और रजनीश जी तो अपने आग्रह से बोलकर, राम मीना ने जैसा लिखा, चलते चलते मैंने भी ये लेख लिखा, क्योंकि बहुत सारा पारी पढ़ाई। पहले मैं सोचे, हाँ एक बात जरूर कमी रही है, इसमें मुख्य संस्कृत का पोर्शन छूटा है। एक डॉक्टर प्रकाश पंत ने एक झोड़ा गीत का संस्कृत अनुवाद लिखा, संस्कृत का अच्छा मैंने संस्कृत सोचा था, और संस्कृत का वर्णन एक लेख में नहीं आ सकता, उसके लिए कई लेखक की ज़रूरत होती है। कि संस्कृत तो शुरुआती लोक साहित्य, लोक संस्कृति से है, फिर नाटकों में, प्राकृत में, पाली में, सब जगह संस्कृत का रूप है, वो लोक से भरा हुआ है। किंतु जिस समग्र अध्यवसाय से और संसाधनों के बगैर, ताकि कई बार ONGC से विज्ञापन मिल जाता था काफ़ी सुंदर, पिछले 2 सालों से वो ONGC में भी नहीं मिल पाया। तो इसलिए जो है, पर फिर भी सतत प्रयास रहता है। और सबसे बड़ी बात इस ध्येय में जिस रूप से वरिष्ठ लेखकों का, प्रबुद्ध लेखकों का योगदान है, कोई भी लेखक जो है इस ऐसा नहीं कि कोई भी काम चलाऊ ढंग से लिख दे या पत्रिका में लिखना ऐसा कर दे। तो मैं इस उपलब्धि को, इस पत्रिका को, आज में चूँकि आज बुद्धिनाथ जी नहीं है, बाहर हैं, बुद्धिनाथ जी परामर्शी संपादक हैं, प्रबंध संपादक रश्मि त्रिवेदी और समन्वयक संपादक सुनील त्रिवेदी। एक प्रकार से परिवार का जो योगदान हो रहा है। और लक्ष्य की बात कहूँ तो पृष्ठभूमि ये रही कि स्वयं रजनीश कोरोना काल में दीर्घ बीमारी से गुजरे, हार्ट अटैक भी हुआ, अवसाद की सी स्थिति में घर कभी जाती थी। तो उसके साथ साथ प्रसंगवश ये बात आई कि नहीं, नवोदित प्रवाह के नवोदित स्वर को फिर जागृत करके शायद उस साहित्य में डूब जाने का था। इन्होंने उसको एक ऊर्जा दी और एक नए युग में नए तरीके से प्रस्तुति में निकल पाए। एकांत, मितभाषी,
और शांत भाव से काम करते रहने वाले ऐसे समर्पित साधक अगर समाज में हैं तो साहित्य की निश्चय ही कभी मरता नहीं। साहित्य सदैव जीवित रहता है, शाश्वत है, चाहे हमारे देश का साहित्य हो चाहे विदेश का साहित्य हो, किसी युग में लिखा हुआ साहित्य हो, कालिदास का साहित्य भी, शेक्सपियर का साहित्य भी, या आज लिखे जाने वाले लेखकों का साहित्य हमेशा कालजयी होता है। उस कालजयी साहित्य की परंपरा को, यात्रा को डॉक्टर राम विनय, डॉक्टर श्री रजनीश त्रिवेदी जी बढ़ा रहे हैं और उनके साथ हमारा फुलवारी परिवार या स्थानीय लेखक, बाहर के लेखक, विदेशों के लेखक सतत सहयोग कर रहे हैं। ये इसका अभियान है, उम्मीद करते हैं कि वो अभियान लगातार चलता रहेगा। बहुत अच्छा। इसके पहले मैडम थैंक्स कहेंगे, हम लोग 2 मिनट कर लेंगे आपसे। बहुत आपका धन्यवाद मैम। मैं इससे पहले अब क्योंकि बहुत हमारे विद्वानों ने बोला समय तब थोड़ा था, लेकिन काफ़ी हमारे पास समय हमारे कार्यक्रम को अब संपन्न करने की ओर बढ़ रहा है। मैं इससे पहले कि कुछ हमारे यहाँ विद्वान जन जो बैठे हुए हैं उनसे मैं अनुरोध करूं कि वो हमारे यहाँ जो संपादकीय मंडल के विद्वान यहाँ मंच पर बैठे हुए हैं उनसे या हमारे डॉक्टर राम विनय से कोई आप संवाद करना चाहें। मैं बहुत संक्षिप्त में डॉक्टर राम विनय से कहूँगा कि वो अपना वक्तव्य इसको 1-2 लाइन में कहकर फिर हम इसको आगे बढ़ाएं। मैं थोड़ा सा और एक बात आपको जोड़ना चाहता हूँ इसमें, और मैं संपादक जी से आग्रह करना चाहता हूँ कि नवोदित स्वर जो अखबार निकला करता था, श्रद्धेय गिरिजाशंकर त्रिवेदी जी उसमें हाथ से ही संपादकीय लिखते थे, हाँ, और मोती जैसे अक्षरों में लिखते थे। मैं समझता हूँ कि सारे अंक घर पे सुरक्षित होंगे। उस संपादकीय को भी एक पुस्तक के रूप में प्रकाशित कर दिया जाए, यथावत प्रकाशित हुए हैं। और आपको आश्चर्य होगा, वो जब हाथ से लिखते थे, एक बैठक में सीधे संपादकीय लिखते थे और कहीं कोई कटिंग नहीं होती थी, बिल्कुल धारा प्रवाह एक कागज पर लिखा वही छप जाता है। मैं साक्षी हूँ, कई बार ऐसा हुआ है जो सामने ही बैठ करके राम विनय जरा किताबें देखो, तब तक मैं जरा संपादकीय लिख लेता हूँ, उसे भेजना है। तो इस तरह की स्थिति होती थी और वह बड़ा अद्भुत संपादकीय है, बहुत अद्भुत है। वह देखने लायक है, वह जनता के सामने, जनता की धरोहर है, वह जनता के सामने आ जाए तो अच्छा रहेगा, क्योंकि पुस्तकाकार एक जगह आ जाने से उसका एक अलग महत्व होगा। भविष्य में कोई कुछ काम भी करना चाहेगा तो उस पर कर सकता है। बहुत अच्छी बात है आदरणीय सुधा मैम ने कही कि संस्कृत का पक्ष थोड़ा छूट गया, बिल्कुल सही बात है। मैं भी समय नहीं दे सका, यह गलती मेरी ओर से भी है, जानबूझ के छोड़ा। और आदरणीय मैम भी पाली पर उन्होंने लिखा तो थोड़ा सा वह पक्ष छूट गया, क्योंकि लोक साहित्य संस्कृत में भी भरा हुआ है, बहुत पूरा का पूरा। आर्या सप्तशती, गाथा सप्तशती, ये सारे के सारे प्राकृत के जो ग्रंथ हैं उसमें तो इतना भरा हुआ है लोक जीवन कि आप पढ़ेंगे तो मत हो जाएंगे। अनेक शस्त्रु रत्र निमज्जति अत्राहं दिवसकं प्रलोकय रात्रिंदक पथे शय्यायामावयोर निर्माक्षु, ऐसे ऐसे पद्य सब हैं जो खास करके ध्वनि में वहाँ बात होती है। लोक में जो ध्वनि है वह ध्वनि आपको शास्त्र में कम दिखेगी। प्रखर जो प्रकृष्ट शैली की भाषाएं हैं वहाँ पर वो लोक की ध्वनि कम उतरती है। लोक की भाषा में लोक की ध्वनि ज़्यादा सहजता और ज़्यादा तिग्मता के साथ उतर जाती है, ऐसा आप महसूस करेंगे। तो इस तरह की बहुत सारे प्रमाण हैं, बहुत से उदाहरण हैं जिस पर चर्चा हो तो आप जानते ही एक विषय खुल गया तो फिर जो है सो आधा घंटा कहाँ चला जाएगा पता ही नहीं चलेगा। लेकिन समय पूरा हो चुका है, हमारी एक व्यवस्था है कि 1.5 घंटे के भीतर हमें कार्यक्रम पूर्ण करना रहता है। बहुत सुंदर चर्चा हुई है। आदरणीय रजनीश त्रिवेदी भाई साहब को पुनः बहुत बहुत बधाइयाँ। यह यज्ञ निरंतर चलता रहे, यह प्रवाह निरंतर नवोदित प्रवाह प्रवाहित हो, इन्हीं शुभकामनाओं के साथ मैं अपनी वाणी को विरमित करता हूँ। बहुत धन्यवाद। धन्यवाद आदरणीय डॉक्टर साहब। अब देवियों सज्जनों, आप में से किसी के कोई विचार हो, प्रश्न हो या संवाद हो जो आप करना चाहें, आपका स्वागत है। यहाँ मंच पर आएंगे, संक्षिप्त में अपनी बात रखना चाहेंगे तो आपका स्वागत है। एक तो आमतौर से जो काम हुआ है उस पे तो जो प्रशंसा हुई है उसमें मेरा भाव भी समाहित है। सुझाव ये है कि जिसे हम कहते हैं हैंडी होना,
वो इस फॉर्मेट में, साइज में हैंडी नहीं है। तो अगर ऐसा विचार करना संभव हो कि जब अगला अंक निकले तो वो वैसा हो कि छोटे बैग में या किताब के फॉर्मेट में आ जाए, जब कोई इसे रखना चाहे अलमारी में तो वहाँ आ सके। ये साइज हैंडी नहीं है, एक तो ये सुझाव है। दूसरा सुझाव ये है कि आमतौर से जो साहित्य में डूबे लोग होते हैं तो वो अकादमिक दुनिया से एक दूरी बना लेते हैं कि नहीं, इनसे दूर रहना है, बहुत ठस किस्म का काम करते हैं, ये उतनी संवेदना के साथ चीज़ों को नहीं देखते। तो दूसरा सुझाव ये है कि जैसे अखबार के लिए RNI नंबर आपका है, इसके लिए आपको ISSN भी लेना चाहिए, जिसमें बहुत बड़ा काम नहीं है। आप मुझे इस काम को देंगे तो मैं उसको कर दूंगा। ISSN जब इसके साथ मिलेगा तो इसकी अकादमिक वैल्यू रिकग्नाइज हो जाएगी, एक बात। दूसरी बात, हालांकि अब केयर लिस्टेड डिसकंटिन्यू हो गया, लेकिन देश की सारी यूनिवर्सिटी पीयर रिव्यूड की तुलना में केयर लिस्टेड को ही अभी भी मान रही हैं। मिनिमम से UGC ने हटाया है। केयर लिस्टेड होना भी अब वो प्रोसेस में नहीं है, लेकिन कम से कम पीयर रिव्यूड और ब्लाइंड पीयर रिव्यूड हो जाए। तो जो अकादमिक लोग हैं, जो अलग, जैसे प्रोफेसर राजेंद्र चतुर्वेदी जी का जिक्र बार बार आया है, वो साहित्यिक भी हैं, अकादमिक भी हैं, वैसे लोग जुड़ेंगे इसके साथ ना। और कहीं ना कहीं भले ही आप उस पक्ष को बहुत ज़्यादा महत्व नहीं दे रहे हैं, लेकिन आर्थिक संबल भी प्राप्त होगा। तो ये 2-3 टेक्निकल से सुझाव थे। और एक छोटा सुझाव ये है कि आप एक स्टाइल शीट अपनी घोषित कीजिए। ये फ़ॉन्ट रहेगा, ये साइज रहेगा, ये आकार रहेगा। अगर आप रेफरेंस कोड करना चाहते हैं तो APA स्टाइल रहेगा या शिकागो रहेगा या MLA रहेगा, तो उसमें वो बिखराव नहीं दिखाई देगा। ये कुछ छोटे सुझाव मेरे जहन में थे पत्रिका को देखते हुए, पढ़ते। बहुत शुक्रिया सर। बहुत धन्यवाद डॉक्टर सुशील उपाध्याय जी, जो लेखक भी हैं, पत्रकार भी रहे हैं और अकादमिक भी हैं और प्रधानाचार्य भी हैं, और अपने आप में एक विभिन्न प्रकार की। फुलवारी का 25वां उत्सव है। पहले तो अलग तरह से सोचा था मैम के निर्देशन में, लेकिन फुलवारी परिवार, आदरणीय अनिल रतूड़ी सर विचारक हैं, लेखक हैं, दार्शनिक हैं, और आदरणीय राधा रतूड़ी मैम, जिन्हें हम कहते हैं कि माँ सरस्वती की प्रतिमूर्ति हैं, और आप दोनों मिलते हैं तो जो युगल बनता है वो वास्तव में, जिसे हम दिव्य युगल कह सकते हैं, तो वैसे बनता है। वैसी शब्दावली मेरे पास संभवतः नहीं जैसी राम मिलन जी के पास होती है, पर भाव वैसे हैं कि हम सब आपके साथ जुड़ के इस परिवार का हिस्सा बन के कितना गहरा अनुभव करते हैं, वो शब्दों के माध्यम से व्यक्त नहीं हो सकता। और सबसे, पृथ्वी पर सबसे कोमल चीज़ें पुष्प हैं, और उसमें सुगंध भी निहित है और उसमें कोमलता भी निहित है। तो इन पुष्पों के माध्यम से हम आप दोनों के प्रति अपनी उन भावनाओं को व्यक्त करना चाहते हैं जो शब्दों के माध्यम से तो संभव ही नहीं है। दूसरी बात, जब भी अगली पीढ़ी या जब भी कनिष्ठ लोग कोई सम्मान पाते हैं तो उस सम्मान को वो अपने बड़ों को अर्पित करना चाहते हैं, जो ज्ञान वृद्ध हैं, जो अनुभव वृद्ध हैं, और उनके साथ जुड़ के वो संरक्षित महसूस करना चाहते हैं। तो वैसे तो इसको भविष्य में हम थोड़ा अलग तरह से करने की कोशिश करेंगे। आपकी अनुमति तो नहीं होगी, लेकिन फिर भी क्षमा बड़न को चाहिए, छोटन को उत्पाद। तो छोटे होने के नाते हम भविष्य में कोई उत्पाद करने के बारे में सोच रहे हैं, आपकी अनुमति के बिना ही। आज आदर रूप में, और हमारी फुलवारी परिवार की सबसे वरिष्ठ संरक्षक, वो हमारे आदर को भी और हमारी सब पूरे फुलवारी परिवार की भावना को आप तक पहुंचाना चाहते हैं। आदरणीय राधा रतूड़ी मैम और अनिल सर, आप आ जाएं, आपसे प्रार्थना है। ये असल में ये जो चीज़ आप कर रहे हैं, ये आप सबका पार्ट है इसमें, क्योंकि फुलवारी जो है ये हम नहीं है, ये आप सब लोग, हम आपके माध्यम ये से जो खुद ही सम्मानित 25वां होना चाह रहे हैं। एपिसोड है, ये आप सब लोगों की, विद्वानों की वो है। आज जरूरी था 25वां, हम लोग बड़े पैमाने आइए। पर सोच रहे थे। आप जो है इसके औपचारिकता में आ गई मैम। रामविनय जी, डॉक्टर साहब आप भी आ जाइए। बहुत बहुत धन्यवाद आप। जनरल साहब आप आइए ना प्लीज। धन्यवाद। जनरल साहब आइए ना प्लीज। बहुत धन्यवाद आप, बहुत धन्यवाद मैम आपका। आइए आइए, ये तो आपने बहुत ज़्यादा कर दिया मैम। पांडे मैम, नहीं नहीं, ये 25 तो ये आप ही का 25 हमारा थोड़ी है, ये तो आप सबका है। वो आपका बहाना लेके खुद सम्मानित होने की चाह ध्वनित हो रही है। आओ यार, आप भी आओ। आजा सुशील, आप भी तिवारी सर आइए ना, आइए। मुझे लगता है कि कार्यक्रम में बिल्कुल निःशब्द कर दिया हम लोगों ने,
लेकिन क्योंकि मेरा दायित्व है आप सभी सम्मानित सदस्यों का धन्यवाद करना कि इतने धैर्य से आपने पूरे 2 घंटे से अधिक समय यहाँ पर इस चर्चा को सुना। और जो हम लोग चाहते थे कि एक उत्सव हो जाए रजत जयंती का, वास्तव में ये नवोदित प्रवाह और त्रिवेदी जी और सुधा रानी मैम, राम दिने जी और अनिल रतूड़ी जी ने ये जो चर्चा करी, तो वास्तव में ये रजत जयंती उत्सव के रूप में हो गया। और इसके लिए आप सबका बहुत धन्यवाद और समस्त फुलवारी परिवार को बहुत बहुत बधाई, क्योंकि आप सब लोग हैं इसीलिए फुलवारी है। तो फुलवारी तभी आगे चलती रहेगी जब आप सब लोग इसी तरह से जुड़ेंगे और आपकी सबकी सहभागिता होगी, प्रतिभागिता होगी। और आज हम लोग अंदर भी एक छोटा सा हम लोगों ने सोचा था एक कार्यक्रम करेंगे, इसमें आदरणीय सुधा रानी जी सबसे वरिष्ठ हैं और माता जी भी आज हमारे साथ हैं। तो आप दोनों मिलके हम लोगों ने एक छोटा सा ढोकले का केक बनाया है, क्योंकि हम लोग इसको भी लोक संस्कृति से जोड़ना चाहते थे। तो फुलवारी 25 उस पर लिखा हुआ है और ढोकले का केक है, तो मैम से हम लोग कटवाना चाहते हैं। तो सभी को धन्यवाद के साथ मैं आमंत्रित करूंगी कि सब लोग अंदर आइए। ट्वेल्थ पास स्टूडेंट्स के लिए अब है सुनहरा मौका। उत्तराखंड हेरिटेज स्कूल ऑफ मीडिया एंड एडवांस स्टडीज केके टावर कारगी रोड देहरादून लेकर आया है 100% जॉब ओरिएंटेड कोर्सेज इन होटल मैनेजमेंट, टूरिज्म, मास कम्युनिकेशन, जर्नलिज्म और साथ ही इंग्लिश और पर्सनालिटी डेवलपमेंट के कोर्सेज भी। आज ही डायल करें 9557356148 पर।